टाइम हो गया। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और जैसा कि हमने बोला आज हम बात करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। तो प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है, क्या क्या बेसिक टर्म्स हैं, ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं कि कैसे हमने सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान दे रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन कौन से सेक्शन से बनते हैं, ये सारी चीजें हम पूरे सब्जेक्ट में आराम से कवर करने वाले हैं। हाँ जी आकर्ष, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो हेलो हेलो, आगे हैं सब लोग, हेलो जी, हेलो, नमस्ते नमस्ते। सबसे पहला पोल एक कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो जो टॉपिक हम आज के सेक्शन में कवर करने वाले हैं वो टॉपिक हमारे कौन से हैं कि फाइटोपैथोलॉजी क्या होता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि डिसीज क्या होता है, डिसऑर्डर क्या होता है, पैथोजन क्या होता है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज कैसे करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से बेसिक सिम्टम्स हमारे पास में है, एंड देन कुछ क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। हाँ जी, अब बच्चे आ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मुझे ये बताएंगे कि प्लांट पैथोलॉजी से किस किस को डर लगता है, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास है हमारी प्लांट पैथोलॉजी की, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्लांट पैथोलॉजी से काफी डर लगता है, जैसा कि मैंने देखा भी है। और डर इसलिए लगता है क्योंकि इन्हें लगता है कि बहुत सारे नाम इस सब्जेक्ट में है, कैसे याद रखेंगे, क्या करेंगे, है ना। चलिए, ठीक है, गुड इवनिंग। चलो, अब एक सबसे पहले पोल कर लेते हैं आज की क्लास में, और आप लोग बताओगे कि आपको प्लांट पैथोलॉजी कितना आता है। एक पोल आज की क्लास में करेंगे, एक पोल हम लोग आज की क्लास में करेंगे, और एक पोल हम लास्ट क्लास में करेंगे। तो अभी हम एक पोल कर रहे हैं जहां पे आप लोग मुझे बताएंगे कि प्लांट पैथोलॉजी आपको कितना आता है। ए ऑप्शन 0%, बी ऑप्शन की रट्टा मार के एग्जाम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में है कि प्लांट पैथोलॉजी कितना आता है, ठीक है। चलिए, पहले तो ये बताएंगे। तो ऑप्शन ए है कि कुछ नहीं आता, ऑप्शन बी है कि बस रट्टा मार लेते हैं, एक रात में कैसे न कैसे पढ़ लेते हैं ताकि अगले दिन हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे कि हमने सब्जेक्ट को स्टार्ट कहां से करना है, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। ये सारी बातें हम आज के सेशन में करने वाले हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं किस बच्चे का क्या आंसर है, कितने बच्चे कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद में हम शुरुआत से बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, कैसे हमें इसको पढ़ना होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अभी मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका है। अब देख लेते हैं कि क्या आपका वोटिंग पैटर्न यहां पे रहता है। चलिए, तो रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो 66% बच्चे, यानी कि 67% बच्चे मेरी क्लास के ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमें बिल्कुल नहीं आता, और 33% बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि रट्टा मार के बस एग्जाम क्लियर हो जाता है। चलो ठीक है, ये आज की क्लास का पोल है ना, इस पोल को याद रखना। जिसने जो आंसर टिक किया था, जिसने ए टिक किया था वो भी याद रखना, जिसने बी टिक किया था वो भी याद रखना। जिस दिन इस सब्जेक्ट की लास्ट क्लास होगी ना, उस दिन दोबारा से इसी टाइप का पोल होगा और फिर आप देखेंगे आप में कितना इंप्रूवमेंट है, ठीक है। चलिए, तो अब क्योंकि 0% सबने बोला है, इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से चल रही हूं आपके लिए कि कैसे हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कैसे कवर करना है, बिल्कुल बेसिक से 0 से चल रही हूं। ओके, देखो, सबसे पहले तो जब हम प्लांट पैथोलॉजी की बात करते हैं ना, तो ये सब्जेक्ट से डर क्यों लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ टर्म्स होती हैं जो हम लोगों को समझ में आसानी से नहीं आ पाती हैं। कोई भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसे इंग्लिश की बात कर लो, आपको इसलिए डर लगता है क्योंकि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं। डिफिकल्ट क्यों लगते हैं, क्योंकि आपने उनको उतना सुना ही नहीं होता है कभी, या जाना ही नहीं होता है, या आप उससे फैमिलियर ही नहीं होते हैं। तो इस सब्जेक्ट में क्या है, देखो, इस सब्जेक्ट में पूरा खेल लैंग्वेज का है। पूरा खेल किसका है, लैंग्वेज का है। दूसरा कॉन्सेप्ट्स का है, और तीसरा वर्ड्स का है।
तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक इस लैंग्वेज की, अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट के लैंग्वेज की, सबसे पहले हमें इस सब्जेक्ट की लैंग्वेज को समझना है। उस लैंग्वेज को समझने के लिए हमें क्लियर करने पड़ेंगे बेसिक्स। बेसिक्स में सिर्फ यही नहीं आता कि फंगस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है। बेसिक का मतलब है कि हर एक टर्म को हम समझेंगे, बेसिक हर एक टर्म को समझेंगे। जैसे डिजीज की अगर हम बात करते हैं तो आप पढ़ते हो कि लीफ स्पॉट ऑफ दिस, लीफ स्पॉट ऑफ दैट, स्कैब ऑफ दिस, कैंकर ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो हम यही क्लियर करेंगे कि जो भी हम स्कैब बोल रहे हैं या जो भी हम कैंकर बोल रहे हैं, ये होता क्या है। सबसे पहली चीज हमारे पास बेसिक्स में यही आती है। दूसरा, कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। अब जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस भी देखेंगे ना आगे आगे, तो वहां पे जो भी आपको क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट फैक्ट पे आ जाता है कि बताओ इस डिजीज का वेक्टर कौन है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है कि आपको थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस दे देंगे और उसमें आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छिपा हुआ होगा, तो वो आपका कैसा आ गया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया। अब ये जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चंस होते हैं कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस, और ये तभी क्लियर होते हैं जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, राइट। तीसरी चीज क्या है कि कई बच्चे इन क्वेश्चंस को इसीलिए अटेम्प्ट नहीं कर पाते, उनको वर्ड्स ही समझ नहीं आते कि लिखा क्या है। तो ये सारी चीजों को सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले शुरू करेंगे अपना पहला पार्ट, दैट इज बेसिक्स का पार्ट। इस बेसिक में हम क्या करेंगे, जो जीरो है, जीरो से आगे की तरफ को जाएंगे। जैसे हमने बोला ना कि हमें 0% ही आता है, अब देखना आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में कितना इंप्रूवमेंट है। तो चलो अब जीरो से ही शुरू करते हैं, और जीरो में सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं सब्जेक्ट के नाम से ही, कि सब्जेक्ट का नाम क्या है। तो सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये जो शब्द है फाइटोपैथोलॉजी, अगर आप इस शब्द को डिवाइड करके देखेंगे कितने शब्दों से मिला है, फाइटोस, पैथोस एंड लॉजी, 3 शब्दों से मिलके बना है। फाइटोस प्लस पैथोस प्लस लॉजी, यानी कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं, फाइटोस मतलब कि प्लांट, पैथोस मतलब कि कोई बीमारी या कोई डिसीज, एंड लॉजी मतलब कि स्टडी करना। बहुत जगह पे आप पढ़ते हो एंटोमोलॉजी, मतलब कि लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी करना। यहां पे भी जब हम फाइटोपैथोलॉजी की बात करते हैं तो फाइटोपैथोलॉजी क्या है, सबसे पहली चीज कि ये है ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड है। और अगर हम इसको तोड़ के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फाइटोपैथोलॉजी में हम प्लांट में होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट में होने वाली जो डिजीज है उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब यहां पे जब हमने बात की कि हम प्लांट्स में होने वाले डिसीज के बारे में स्टडी करते हैं, आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि जनरली जब आप लोग भी बीमार होते हो, जैसे अभी वाला आप सीजन देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, है ना, तो आपको पता कैसे चलता है, या फिर जो हम ये वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, डिसीज डिसीज, ये चीज होती क्या है। प्लांट्स में हम बात तो कर रहे हैं कि हम डिजीज के बारे में जान रहे हैं, पर डिजीज के बारे में भी हम क्या जान रहे हैं, इस बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपना एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको कैसा फील होता है जब आप लोग बीमार होते हो। तो देखो, मुझे बीमार कब फील होता है, पहले क्या होता है कि जैसे रोज मैं नॉर्मल फील कर रही हूँ, जितनी भी मेरी डेली एक्टिविटीज हैं, जैसे मुझे ऑफिस आना है, मुझे नोट्स बनाने हैं, पीपीटीज बनानी है, आपको पढ़ाना है ना, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जब मैं इसको बिल्कुल प्रॉपरली कर पा रही हूँ, या इवन जो मेरे बॉडी के फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि मैं कैसी हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं क्या हूं, हेल्दी हूं। जब मेरे जितने भी फंक्शंस हैं, अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की, ठीक है, जैसे किसी ऑर्गन का काम होगा कि उसने ब्लड को पंप करना है, किसी ऑर्गन का काम होगा कि उसने क्या करना है, जो ऑक्सीजन है उसको एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक लेके जाना है, तो उसको हम बोल देते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। अभी प्लांट्स में भी आएंगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। तो जब भी कोई भी पर्सन या कोई भी प्लांट अपने सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा तो उसको बोला जाता है हेल्दी प्लांट। गॉट इट, सबको समझ में आया पहले हेल्दी क्या होता है। जब कोई भी, अगर हम प्लांट की यहां पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएगा तो हम क्या बोल देंगे इसको कि ये प्लांट कैसा है, ये प्लांट है हमारा हेल्दी प्लांट। ठीक है, अब बात करते हैं कि
डिसीज में क्या होता है। तो अगर मैं डिसीज की बात करूं, जैसे मैं हूं, अब क्या हुआ, किसी टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार आज कुछ रेगुलर जैसा फील नहीं हो रहा, या मुझे कुछ डिस्कंफर्ट फील हो रहा है, तो डिसीज वर्ड की मैं अगर बात करूं, दो शब्दों से मिलके बना है, दैट इज डिस प्लस ईज, यानी कि कुछ जगह पे मुझे किसी तरह का कंफर्ट नहीं मिल पा रहा। डिस मतलब नहीं है, ईज मतलब कि इजी चीजें नहीं है, कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है। तो जब हम डिसीज की बात करते हैं, डिसीज का मतलब होता है कि कुछ कंफर्टेबल नहीं है। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकती हूँ ना कि डिसीज क्या होता है, कि जब कोई पर्सन, जैसा अभी हम अपनी बात कर रहे हैं, अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो ऐसा ही एग्जाम्पल अगर मैं प्लांट्स में लेके चलूं, तो प्लांट्स में अगर मैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करूं, तो बताओ मुझे प्लांट में क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो सकते हैं। तो हमारे पास जैसे कि सबसे पहले हम बात करें, फर्स्ट सबसे कॉमन जो आपको पता होगा कि अगर हम रूट्स की बात करते हैं, तो रूट्स का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो क्या है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, यानी कि जो ऑर्गन जिस काम को करता है वो उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है। दूसरा, अब बात करते हैं लीव्स की। बताओ अब लीव्स का काम क्या होता है, लीव्स क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस। तो यहां पे लीव्स का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। चलिए, अब वैसे ही अगर हम प्लांट के अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट की बात करें, सबका अपना कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जाइलम की बात करें, तो जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट पानी को, वाटर को। अगर हम बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम का काम क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, यानी कि जिस ऑर्गन का जो काम है वो अपना काम कर रहा है, उसको फिजियोलॉजिकल फंक्शन बोल दिया। तो हेल्दी प्लांट कैसा प्लांट होता है, जो अपने सारे फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म करता है। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि डिसीज किसको बोलेंगे, डिसीज किसको बोलेंगे। तो डिसीज अगर हम बात करते हैं, तो डिसीज हम इस चीज को बोलते हैं कि जब भी कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाता है, तो जब भी कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाएगा, उसको हमने सिंपल भाषा में डिसीज बोल दिया। अब क्यों होता है, कैसे होता है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हम धीरे 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 अभी बढ़ते जाएंगे और एडवांस की बातें करने लगेंगे। तो अभी हमने बात की बेसिक की कि देखो जी डिसीज तो ये होती है। अब आगे अगर मैं बात करूं फर्दर कि जब भी कोई भी डिसीज आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं। देखो जैसे मान लो आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, वैसे होना नहीं चाहिए पर लेट सपोज, आपका सबसे पहली चीज क्या होती है, आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या होती है, यही कि मुझे कैसे इन्फेक्शन हो गया, क्या गर्मी की वजह से हो रहा है, क्या सर्दी की वजह से हो रहा है। यानी कि आप सबसे पहले क्या जानने की कोशिश करते हो, रीजन जानने की कोशिश करते हो कि किस वजह से मुझे इन्फेक्शन हुआ है। अब लेट सपोज अगर किसी को कोई इन्फेक्शन मान लो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, मान लो, तो आप क्या करोगे, आप उसके बारे में हर एक चीज जानोगे, ठीक है। आप जानोगे मतलब कि जो भी डॉक्टर है अगर वो आपको चेक भी करते हैं कि आपको कोई बीमारी हुई है, मान लो बैक्टीरिया से हुई है, तो वो देखते हैं किस टाइप के बैक्टीरिया से हुई है ना, देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, कैसा इन्फेक्शन है। यानी कि पूरे के पूरे जो कॉजल एजेंट है उसके बारे में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। अब क्या होता है, जब भी कोई बीमारी होती है तो हमें कुछ लॉसेस भी होते हैं। लॉसेस कैसे हो सकते हैं, जैसे एक लॉस डायरेक्ट क्या होगा कि आपकी हेल्थ क्या होगी, वो अच्छी नहीं रहेगी, आप अपने काम नहीं कर पाओगे। दूसरा लॉस कैसा हो सकता है कि जो भी आपकी बीमारी है उसके लिए दवाइयां खरीदनी पड़ेगी, तो वहां पे पैसे चाहिए।
तो जो दवाई को खरीदने का पैसा है वो भी जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको किसी तरह का लॉस भी हो सकता है। और अगर हम लास्ट बात करें कि चलो ठीक है बीमारी हो गई, बीमार हो गए, आप क्या बोलते हो, अल्टीमेट गोल क्या होता है कि मैं ठीक हो जाऊं, यानी कि मैनेजमेंट। ठीक है, तो इन 4 पॉइंट्स को जैसे अगर हमने ध्यान में रखा है, अब यहाँ पे एग्जांपल बैक्टीरिया दिया, यहाँ पे कुछ भी कॉजल एजेंट हो सकता है। अब इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रख के सोचो, अगर हम प्लांट्स की भी बात करें तो प्लांट्स में कॉज ऑफ द डिजीज, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कॉज ऑफ द डिजीज, स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ द डिजीज, लॉसेस हो रहे हैं, रिजल्टिंग लॉसेस, एंड लास्ट इज मैनेजमेंट। तो प्लांट्स में जब हम ये सारी बातों की स्टडी करते हैं तो इसी को बोला जाता है फाइटोपैथोलॉजी। तो आपने पढ़ा होगा फाइटोपैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ द डिसीज, या इटियोलॉजी भी पढ़ते हैं। इटियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द कॉज। ठीक है, तो फाइटोपैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ द डिसीज एंड रिजल्टिंग लॉसेस एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्लांट डिजीज। तो यहां पे फाइटोपैथोलॉजी में सब कुछ पढ़ते हैं, किस कारण से बीमारी हुई, जो कारण है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, क्या क्या लॉसेस उससे हो रहे हैं और कैसे उसको मैनेज किया जाए। ये सारी चीजें कहां पे आ जाती है, आपकी फाइटोपैथोलॉजी में आ जाती है। चलो अब ऐसा करते हैं, इसमें एक और चीज जानते हैं। ये सारा हमने क्या बोल दिया, फाइटोपैथोलॉजी बोल दिया। यहां तक बच्चों सबको क्लियर है तो मुझे फटाफट से बता दो, यहां तक सबको समझ में आया कि सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजें होने वाली है। यहां तक बेसिक सबको क्लियर हुआ? आपके पास में ऑप्शंस हैं, यस के ऐप में आप कर सकते हो वहां से यस। ठीक है, नाउ यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? हमने जाना कि फाइटोपैथोलॉजी में हम क्या क्या चीजों के साथ में डील कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं कि अगर हम फाइटोपैथोलॉजी की बात कर रहे हैं तो फाइटोपैथोलॉजी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या चीजें वहां पे हम पढ़ते हैं, इस बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो, फाइटोपैथोलॉजी के अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला कि जो बीमारी हो रही है या तो वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से होती है, या तो वो किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से होती है, या फिर वो किसी मीजोबाइटिक से होती है। तो जब हम लिविंग नॉन लिविंग की बात करते हैं तो आपने साइंटिफिक टर्म सुनी होंगी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको लिख देते हैं हम बायोटिक। अगर हम यहां पे किसी ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे तो उसको बोला जाता है एबायोटिक। और अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो इन दोनों के बीच में आता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में आता है, तो उसे बोल दिया जाता है मीजोबायोटिक। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, यहां पे लिविंग में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आपने सुना होगा लिविंग में आ जाएंगे फंगस हैं आपके, सबसे कॉमन चीजें लिख रही हूं, ठीक है, बैक्टीरिया है, या फिर स्पाइरोप्लाज्मा है, फाइटोप्लाज्मा है, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं ये सारे लिविंग में आ जाते हैं। नॉन लिविंग में जैसे कोई भी चीज किसी मिनरल से हो रही है, चाहे उसकी डेफिशिएंसी है, चाहे किसी मिनरल की टॉक्सिसिटी है, ठीक है, जैसे या फिर बहुत सारी चीजें आप ऐसे पढ़ते हो कि ऑक्सीजन की कमी से हो रही है, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो H2S की टॉक्सिसिटी से हो रही है ना, या फिर कोई भी चीजें जो आपकी सॉइल से हो रही है, जैसे सॉइल का मॉइस्चर क्या है, कम है या फिर ज्यादा है, या फिर जो सॉइल का पीएच है वो कम है या ज्यादा है। मतलब कि जितनी भी ये चीजें हैं जो नॉन लिविंग चीजें हैं वो बेसिकली आपकी एबायोटिक फैक्टर में आएगी। अब मीजोबायोटिक की बात करते हैं कि मीजोबायोटिक क्या हुए भाई,
तो मीजोबायोटिक क्या हुए कि जिनमें क्या होता है, जब वो होस्ट बॉडी के अंदर जाते हैं वो लिविंग एक्ट करते हैं, जब होस्ट बॉडी के बाहर रहेंगे तो वो नॉन लिविंग रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप सबको पता है किसकी बात कर रहे हैं हम, वायरसेस की बात कर रहे हैं। तो मीजोबायोटिक में हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे वायरस की बात करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वायरस आपने देखा होगा जब कोविड भी आया था तो हम क्या कर रहे थे, हाथों को स्टरलाइज कर रहे थे, बार बार हैंड वॉश रिकमेंड किया था, स्टरलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है ये आपका एनवायरनमेंट में ऐसे आप देखोगे कहीं भी पड़ा रहेगा तो वो नॉन लिविंग है, बट अगर आपका किसी भी मीडियम से आपके अंदर चला गया तो वहां पे वो क्या करेगा, अपनी प्रोटीन्स बनाएगा, अपनी रेप्लिकेशन करेगा, है ना। तो इसको हमने किस में डाल दिया, बेसिकली मीजोबायोटिक में डाल दिया, यानी कि जो होस्ट के अंदर है तो लिविंग, जब होस्ट के बाहर है तो नॉन लिविंग। ओके, तो सबसे पहला हमने ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ा कि हम किसके बारे में जानेंगे, लिविंग, नॉन लिविंग और एबायोटिक फैक्टर के बारे में जानेंगे जिससे भी कोई डिसीज हो रही है। दूसरा, टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट बाय पैथोजन। अब देखिए, जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो कि मुझे कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो डायरेक्ट मेरी बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म गया और एकदम से सिम्टम आ गए। क्या कभी ऐसा होता है? जैसे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जब आपको भी मान लो आपका गला खराब हो रहा है या कोई खांसी हो रही है, किसी भी टाइप का कोई बीमारी हो रही है, तो पहले क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है आपकी बॉडी में जाता है, वहां पे वो कुछ प्रोसेसेस करता है और लास्ट में आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ये जितना भी मैकेनिज्म है, इसी मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हमने जानना है कि कोई पैथोजन कैसे प्लांट में जा रहा है और कैसे बीमारी कॉज कर रहा है। इज दैट क्लियर? नाउ टू स्टडी द प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट। अब आप सबने पढ़ा होगा कि जब भी कोई डिसीज होती है हमें 3 फैक्टर्स की जरूरत होती है, होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरमेंट। तो इन तीनों का कैसा इंटरेक्शन है, क्या कंडीशंस हैं, उसके बारे में भी जानना इसका एक ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि हमें इसके बारे में भी इसमें स्टडी करना होता है। एंड लास्ट इज टू डेवलप मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, कि कैसे प्लांट डिजीज को मैनेज किया जाए, ये चीजों को हमने जो मेथड्स है उनको हमने बनाना है, ठीक है, डेवलप करना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास प्लांट पैथोलॉजी के। अब जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हमने समझे, इसके लिए मैं आपको एक टर्म बताऊंगी ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए हमेशा के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने बोला कि टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट बाय द पैथोजन। तो जब भी हम डिजीज डेवलपमेंट की बात यहां पे कर रहे हैं तो इसको बोला जाता है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होता है कि कैसे कोई डिजीज डेवलप हो रही है उसके मैकेनिज्म को स्टडी करना, उसको बोला जाता है पैथोजेनेसिस। क्लियर बच्चों? दूसरा, टू स्टडी द प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट। अब हमें जानना है प्लांट पैथोजन की इंटरेक्शन, साथ में किसका रोल है, एनवायरमेंट का। तो इसको बोला जाता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स। तो यहाँ पे जब हम जानेंगे प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन को तो इसको बोला जाएगा हमारे पास में एपिडेमियोलॉजी। अगली बात करते हैं, टू डेवलप मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। तो जब हम मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज की बात करते हैं तो इसको क्या बोला जाएगा, अल्टीमेटली मैनेजमेंट। इसको क्या बोला जाएगा, एक अगर मैं वर्ड में बोलूं तो मैनेजमेंट, ठीक है, इसको बोला जाएगा मैनेजमेंट। और अगर हम पहले वाले की बात करें, ये टर्म मैंने आपको पहले ही बता दी है कि कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर जानना है तो इसको बोला जाएगा इटियोलॉजी। क्लियर? तो यानी कि कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल्ड स्टडी जो होगी, स्टडी ऑफ द कॉज, उसको बोलेंगे इटियोलॉजी। कैसे डिजीज कोई डेवलप हो रही है उसको बोलेंगे पैथोजेनेसिस। क्या किन कंडीशन में होस्ट और पैथोजन इंटरेक्ट कर रहा है उसे बोलेंगे एपिडेमियोलॉजी। और कौन कौन सी टेक्निक्स को हम डेवलप कर रहे हैं डिजीज को मैनेज करने के लिए, उसे बोला जाता है मैनेजमेंट। अब बताओ मुझे, ये चारों चीजें आपको क्लियर हुई? फटाफट से बताओ। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? चलिए यस तो बोल दो, क्लियर बोल दो। सो यहां पे हमने बात की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के बारे में
जो हमने बहुत अच्छे से एक एक टर्म को समझ लिया कि किसका मतलब क्या होता है। अब देखना, जब आने वाले टाइम में हम डिटेल में पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस क्या है, एपिडेमियोलॉजी क्या है, तो आपको ये चीजें और भी क्लियर होंगी कि इसमें एडवांस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो चलेगा पता कुछ लेक्चर्स में। नाउ अब हमने इसकी बात कर ली, अब आते हैं कि हम तब से बोल रहे हैं कि डिजीज में ऐसा होता है या इस तरह से होता है। अब यहाँ पे हमें करनी है दो बातें क्लियर डिजीज से रिलेटेड। पहली चीज, हमने यहाँ पे बोला कि इसमें क्या है, लॉसेस होते हैं अगर हम डिसीज की बात करते हैं। तो लॉसेस की अगर मैं बात करूं, डिसीज में लॉसेस किस तरह से होते हैं, या तो एक लॉस होता है बेटा डायरेक्ट लॉस, और दूसरा डायरेक्ट लॉस होता है बेटा इनडायरेक्ट लॉस। डायरेक्ट लॉस का मतलब होता है कि जो यील्ड है, यील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो किसी फील्ड से आपको मान लो कि कोई अनाज मिलना था, 5-10 जो क्विंटल है अनाज निकलना था, लेकिन क्या हुआ, डिजीज आई और उसकी वजह से जो आपको अनाज है वो कम मिला, यानी कि यील्ड क्या होगी, डायरेक्ट कम हो गई। कुछ होते हैं इनडायरेक्ट लॉस, जैसे मान लो कोई बीमारी आई, उस बीमारी के लिए आपने कोई स्प्रे करना है, तो आपको एक तो जो पेस्टिसाइड खरीदना है उसका पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा मतलब कि कॉस्ट ऑफ पेस्टिसाइड बेसिकली, तो यहां पे मैं बोल सकती हूं कॉस्ट, जस्ट अ मिनट, यहां पे मैं बोल सकती हूं कॉस्ट ऑफ पेस्टिसाइड। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे आपने अब पेस्टिसाइड को स्प्रे करने, हाथ से स्प्रे नहीं करोगे ना, कुछ तो चाहिए होगा स्प्रे करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रेयर खरीदेंगे, तो उसकी भी कॉस्ट होगी, वो किस में आ जाएगी, इनडायरेक्ट लॉसेस में आ जाएगी। राइट, अब ये तो हम कर रहे हैं सीधी सीधी बात डिजीज की, कि डिजीज जब आ रही है तो इस तरह से लॉसेस हो रहे हैं, या हमें कोई पेस्टिसाइड खरीदना पड़ रहा है, कुछ स्प्रेयर खरीदना पड़ रहा है, वहां पे हमें लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। अब कुछ डिजीजेस के केस में आपने ऐसा भी सुना होगा कि कुछ डिजीजेस कुछ टॉक्सिन्स बनाते हैं, कुछ पैथोजेंस, जिनको आप कॉमनली क्या बोलते हो, माइकोटॉक्सिन्स। और ये जो माइकोटॉक्सिन्स होते हैं, ये ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कौन बनाता है, फंगस बनाते हैं। और अल्टीमेटली ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, जब कोई भी एनिमल उस इन्फेक्टेड क्रॉप को खाएगा या ह्यूमन खाएगा, तो उनको वहां पे पॉइजनिंग के चांसेस हो जाते हैं, जैसे पेट दर्द हो जाएगी, आपके वॉमिटिंग हो जाएगी, डायरिया लग जाएगा, या बहुत सीवियर केस में डेथ भी हो जाती है। तो ये जो माइकोटॉक्सिन्स हैं, ये भी कुछ पैथोजेंस क्या करते हैं, बनाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ह्यूमन को भी लॉस देखने को मिलता है। जैसे भी आपने करंट में एक न्यूज पढ़ी होगी ना, न्यूज देखते हैं सब लोग, तो अभी करंट में एक चीज बहुत वायरल हो रही है 2-4 दिन से। कौन सी चीज, जो फ्यूजेरियम से रिलेटेड है, फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट, चाइना और यूके की जो बात चल रही है ना, तो वहां पे भी सबसे बड़ा इशू क्या है, एक इशू तो ये है कि ये जो फ्यूजेरियम है ये क्या करता है, क्रॉप्स में हेड ब्लाइट कॉज करता है ना, जो स्पाइकलेट्स है उनको खत्म कर देता है, ब्लाइट कॉज कर देता है। और दूसरा मेन इशू क्या है कि जो फ्यूजेरियम है वो माइकोटॉक्सिन्स बनाता है, और वो माइकोटॉक्सिन जब कोई भी पर्सन ऐसा है जो इन्फेक्टेड क्रॉप को खाएगा, तो उसमें जो पॉइजनिंग है उसके चांसेस वहां पे हो जाते हैं होने के। ठीक है, तो कुछ आपके पास में ऐसी चीजें भी होती है जहां पे आपके टॉक्सिन्स बनते हैं। राइट, अब अगली बात करते हैं, हमने एक और वर्ड पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था बेटा, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या होता है कि लॉसेस को कम करना, लॉसेस को कम करना। अब आप लोग मुझे बताओ कि अभी हमने पढ़ा कि जब भी कोई डिजीज आती है, आपको कैसे पता चलता है डिजीज आई है, आप देखते हो सिम्टम्स, है ना। तो सिम्टम्स में आप क्या देखते हो कि कोई प्लांट है वो येलो हो गया है, किसी प्लांट में कोई रस्टी से पस्ट्यूल्स होंगे, किसी प्लांट में पाउडरी सी ग्रोथ होगी, है ना, अलग अलग हमें क्या होते हैं, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं, तो पैथोजन पहले क्या करता है, प्लांट के अंदर जाता है, और उसके बाद में जब सारी वो अपनी प्रोसेसेस कंप्लीट कर लेता है, तो लास्ट में आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो उस टाइम पे अगर मैं बोलूं कि पूरी तरह से क्या आप डिजीज को रोक पाओगे या पूरी तरह से आप वहां पे डिजीज को खत्म कर पाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए कंट्रोल वर्ड नहीं यूज करते। कंट्रोल का मतलब होता है
100% रोक देना। यहाँ पे हम 100% फील्ड में अगर बात करें तो पॉसिबल ही नहीं है। लैब कंडीशंस में पॉसिबल है पर फील्ड में ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है मैंने वो मैनेजमेंट यूज किया है। ऑल्दो कहीं पे आपको मैनेजमेंट लिखा मिलता है, कहीं पे कंट्रोल में लिखा हुआ मिलता है, तो मुझे आपको कंट्रोल ये जो क्लियर करनी थी टर्म, इसीलिए मैंने आपको दोनों बता दिया, मैनेजमेंट के बारे में भी और कंट्रोल के बारे में भी। तो यहां लिख भी देती हूं कि जब हम कंट्रोल की बात करते हैं, कंट्रोल का मतलब होता है 100% रोकथाम, और फील्ड कंडीशन में ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मतलब कि मैनेज करते हैं। मैनेज मतलब कि रिड्यूस करते हैं अप टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ परसेंट तक हम क्या कर सकते हैं, जो डिसीज है उसको कम कर सकते हैं। उन मेथड्स को हम क्या बोल देते हैं, मैनेजमेंट बोल देते हैं। क्लियर टू एवरीवन? अब मुझे बताओ यहां तक सबको समझ में आया जो जो हमने पढ़ा? क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा सबको? फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, नाउ अब बात करते हैं डिसीज की डेफिनेशन की। अब देखो हमने इतनी सारी चीजें जान ली कि फाइटोपैथोलॉजी क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में डिसीज क्या होता है। तो देखो थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ आपको लेके चलूंगी। क्या लिखा है? डिसीज इज द माल फंक्शनिंग प्रोसेस। अब क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं प्लांट में, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो माल फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर फंक्शनिंग यहाँ पे नहीं हो रही है, फंक्शन प्रॉपर नहीं है। तो डिसीज क्या है? माल फंक्शनिंग प्रोसेस है। अब इतनी देर से हम बोल रहे हैं कहाँ हो रही है, प्लांट बॉडी में हो रही है। अब बात करते हैं कि कौन डिसीज कॉज कर रहा है और कैसे हमें चीजें पता चल रही हैं। तो देखो डिसीज कैसी है, माल फंक्शनिंग प्रोसेस है जो कि प्लांट बॉडी में हो रही है। जो कौन कॉज कर रहा है? कोई एजेंट कॉज कर रहा है। कोई तो ऐसा एजेंट है जो क्या कर रहा है, बार बार प्लांट को इरिटेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें किसी तरह के कोई सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं या किसी तरह की कोई सफरिंग देखने को मिल रही है। तो अब बात करते हैं कि ये एजेंट है कौन आखिरकार, जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। तो जब हम डिसीज की बात करते हैं, डिसीज में जो माल फंक्शनिंग प्रोसेस हो रही है, जो कॉन्टिन्यूसली प्लांट को इरिटेट कर रहा है, जो भी एंटिटी है या फिर जो भी एजेंट है, उसको बोला जाता है पैथोजन। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? पैथोजन बोला जाता है। अब आपने एक चीज का बेटा ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग से जो मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही थी, थोड़े बहुत ह्यूमन के एग्जाम्पल भी दे रही थी, क्योंकि आपको चीजों से रिलेट करवाना था। अब हम क्योंकि प्लांट पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो जितनी भी हम यहाँ पे चीजों की बात करेंगे, मैक्सिमम जगह पे हम सिर्फ प्लांट में होने वाले डिजीज और प्लांट की ही बात करेंगे, क्योंकि हम फाइटोपैथोलॉजी यानी कि प्लांट की डिजीज की बात कर रहे हैं। क्लियर? सो यहाँ पे हमने बोला कि उस एजेंट को मैंने क्या बोल दिया? पैथोजन बोल दिया। अब अगर मैं पैथोजन वर्ड को भी देखूं तो पैथोजन वर्ड भी दो वर्ड से मिलके बना है। जस्ट अ मिनट। तो पैथोजन वर्ड की भी अगर मैं बात करूं यहां पे, तो पैथोजन, पैथोजन भी दो शब्दों से मिलके बना है। जैसे यहां पे आप देख सकते हो पैथोज एंड जन। ये पैथोज एंड जन का मतलब क्या होता है? पैथोज हमने पढ़ा कि क्या होता है, किसी तरह की कोई बीमारी, डिसीज, या किसी तरह का कोई एलिमेंट, कोई सफरिंग, कोई बीमारी, है ना। और जन का मतलब होता है पैदा करने वाला या फिर जनरेटिंग। तो पैथोजन का मतलब ही क्या हो गया कि कोई भी एजेंट या फिर कोई भी एंटिटी जो डिसीज को जनरेट करती है या डिसीज को पैदा करती है या जिसकी वजह से बीमारी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोजन बोल देते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब यहां पे मैं आपको एक फैक्ट लिखवा देती हूं, साइड में ऊपर लिख देती हूं, ठीक है। इन जनरल ठीक है, इन जनरल पैथोजन आर बायोटिक और मीजोबायोटिक एजेंट्स। अब जनरली क्या होता है, जब हम प्लांट डिजीज की बात करते हैं तो हम बायोटिक और मीजोबायोटिक की बात करते हैं।
बायोटिक मतलब कि लिविंग फैक्टर्स। कई बार क्या होगा, मैं सिर्फ बायोटिक बोलूंगी, मैं मिजोबायोटिक भी नहीं बोलूंगी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब मैं बायोटिक की बात कर रही हूँ तो वहां पे मैं मिजोबायोटिक की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मिजोबायोटिक है वो क्या करते हैं, प्लांट में जाके डिजीज कॉज कर रहे हैं ना, तो जब वो प्लांट के अंदर जा रहे हैं वो कैसे अंदर जाके, लिविंग है, इसीलिए यहाँ पे मैं अलग से बार बार मिजोबायोटिक नहीं बोलूंगी। क्लियर करना था, इसीलिए पहले बता दिया कि इन जनरल क्या होता है, जो आपके बायोटिक और मिजोबायोटिक होते हैं, जो आपके पैथोजेंस होते हैं। क्लियर? तो हमें यहाँ पे एक डेफिनेशन से बहुत सारी चीजें समझ में आ गई, डिजीज की डेफिनेशन से, कि क्या क्या है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारे पास में है कि सिम्टम प्रोडक्शन। अभी हमने बोला कि जब डिसीज होती है तो लास्ट में हमें कई बार अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं। प्लांट में देख के पता चलता है ना कि डिजीज आई है या किस तरह के सिम्टम्स है। तो जो डिजीज होती है, डिजीज के लास्ट में हमें किसी ना किसी तरह के कोई ना कोई सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये मतलब हुआ पूरे डिजीज के कॉन्सेप्ट का। क्लियर है सबको ये चीज? नाउ अब क्योंकि हम बात कर रहे थे कि प्लांट में जो भी डिजीज हो रही है वो बायोटिक फैक्टर से हो रही है या मिजोबायोटिक फैक्टर से हो रही है, तो एबायोटिक फैक्टर का क्या होगा? तो जितनी भी आपकी जो भी माल फंक्शनिंग प्रोसेस है, जब भी वो एबायोटिक फैक्टर से या नॉन लिविंग फैक्टर से होती है तो उसको बोल दिया जाता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि ब्लैक टिप ऑफ मैंगो की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि वो बोरोन की कमी से होता है, एबायोटिक फैक्टर है अगेन। या फिर अगर आप बात कर रहे हो कि कुछ जगह पे लैक ऑफ किसी मिनरल एलिमेंट या किसी की टॉक्सिसिटी से हो रहा है, वो भी किस में आएगा, डिसऑर्डर में आएगा, है ना। जैसे आपने व्हिपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर के बारे में सुना होगा, ब्लॉसम एंड रॉट के बारे में सुना होगा, या फिर एक्योशी डिजीज इन राइस के बारे में सुना होगा, ये सारे आपके डिसऑर्डर में आते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं इसको कॉमनली हम और क्या बोल देते हैं, नॉन पैरासिटिक या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सबको समझ में आया? अब जब हम यहाँ पे डिसऑर्डर की बात कर ही रहे हैं तो आपको पता लग गया कि जो भी डिसऑर्डर हैं वो क्या है, बेसिकली आपके जितनी भी एबायोटिक फैक्टर हैं उनसे आपके डिसऑर्डर्स होते हैं। नाउ क्योंकि हमने पैथोजन को पहले डिस्कस कर लिया है कि कोई भी एजेंट या कोई भी एंटिटी जो प्लांट में डिसीज को इंड्यूस करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग पैथोजन बोल देते हैं। सिंपल, क्लियर टू सबको? सबको समझ में आया? जल्दी से बता दो। फिर अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। ठीक है, पहला हमने क्लियर कर लिया, बेसिक्स के बारे में जान लिया, डिसीज के बारे में जान लिया, डिसऑर्डर के बारे में जान लिया, फाइटोपैथोलॉजी के बारे में जान लिया, कुछ टर्म्स को क्लियर कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर लिया। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज के बारे में। तो फटाफट से मुझे पहले बता दो, जितना अभी तक पढ़ा उतना समझ में आया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों सबको? थोड़ा सा तो जोश दिखा दो। हाँ मैम, लग गया पता, लग गया पता, क्योंकि देखो जब तक आप वहां से बोलोगे नहीं मुझे यहाँ पे पता कैसे चलेगा। ठीक है, ओके गुड, राइट, ठीक है। सो अब हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। चलिए, अब क्लासिफिकेशन में मैं अगर बात करूं, मुझे कोई बोले क्लासिफिकेशन क्या होता है, ग्रुपिंग करना, अलग अलग ग्रुप में किसी को डालना। अब ग्रुपिंग कैसे होती है, ग्रुपिंग के लिए आपको एक क्राइटेरिया चाहिए। हमेशा ही आपको, अगर आपने किसी को ग्रुपिंग करनी है तो किसी ना किसी बेसिस पे या किसी ना किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको किसी चीज को ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपकी क्लास की ग्रुपिंग करनी है तो मैं कैसे ग्रुपिंग कर सकती हूँ? पहला ऑप्शन है कि कितने आपके पास में बॉयज हैं क्लास में और कितनी गर्ल्स हैं क्लास में, है ना, जेंडर के बेसिस पे मैं ग्रुपिंग कर सकती हूँ। दूसरा ऑप्शन है एज के बेसिस पे कि कितने लोग 20 से 22 साल के हैं, कितने 23 से 25 साल के हैं, कितने 25 से 27 साल के हैं, या जैसे भी, है ना। दूसरा क्या हो सकता है, बेस्ड ऑन एज। तीसरा हो सकता है कि आपका कोई टेस्ट ले लिया, आपके मार्क्स देख लिए और देखा किन्होंने कितने रेंज में स्कोर किया है, या फिर और भी बहुत सारे बेसिस हैं जिसपे मैं ग्रुपिंग कर सकती हूँ, है ना। तो हमारे पास में एक क्राइटेरिया होना चाहिए सबसे पहले तो क्लासिफाई करने का, उसके बाद ही हम आगे बात कर सकते हैं कि क्या उसके आगे टाइप्स होंगे। तो वैसे ही प्लांट डिजीज में क्या होता है कि कुछ भी हमने क्लासिफाई करना है, पहले हमें क्राइटेरिया लेके चलना पड़ेगा।
अब प्लांट डिजीज को जब भी मैं किसी क्राइटेरिया के साथ में लेके चलूंगी तो देखो किस बेसिस पे मैं क्लासिफाई कर सकती हूँ। पहला कि रीजन क्या है, किसकी वजह से डिजीज हो रही है। दूसरा कि प्लांट बॉडी में कैसे डिजीज स्प्रेड हो रही है, कौन कौन से प्लांट्स में डिजीज आ रही है, या फिर कहाँ पे वो सरवाइव कर रहा है, या फिर कैसे सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है। अलग अलग मेथड हो सकते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं पहले क्राइटेरिया के साथ में। जो हमारा पहला क्राइटेरिया है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉज, कि क्या रीजन है या क्या कॉज है जिससे प्लांट डिजीज हो रही है। अब क्योंकि इतनी देर से हम बात कर रहे हैं तो आपको एक पॉइंट तो जरूर समझ में आया होगा कि कॉज क्या होगा, या तो जिंदा होगा या तो नॉन लिविंग होगा। तो यहाँ पे जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं डिजीज को, तो दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं डिजीज को। पहला है इन्फेक्शियस डिजीज या फिर पैरासिटिक डिजीज, और दूसरा हमारे पास में हो जाएगा नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन पैरासिटिक डिजीज। तो जैसा कि हमने बात की थी कि अगर इन्फेक्शियस डिजीज की बात कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके लिविंग एजेंट्स। अब लिविंग क्या है आपको पता है, इसमें मीजोबाइटिक भी आएगा। और नॉन इन्फेक्शियस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे एबायोटिक एजेंट्स या फिर नॉन लिविंग एजेंट्स, और यहाँ पे कौन से आ जाएंगे आपके बायोटिक एजेंट्स। यहां तक क्लियर है सबको। तो बेस्ड ऑन कॉज हमने बोला कि इन्फेक्शियस डिजीज होती है या फिर नॉन इन्फेक्शियस होती हैं। इन्फेक्शियस में भी हम या तो पैरासिटिक डिजीज बोल देते हैं इन्फेक्शियस वालों को, और नॉन इन्फेक्शियस वालों को हम नॉन पैरासिटिक बोल देते हैं, राइट। अब आगे बात करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तो इन्फेक्शियस डिजीज की, इन्फेक्शियस डिजीज को भी हम 4 भागों में आगे डिवाइड करते हैं। जैसे यहां पे मैं बताती हूं, हमने पहले बोला बेस्ड ऑन द कॉज। बेस्ड ऑन द कॉज मैंने 2 टाइप की चीजें बोली कि हमारे पास में एक तो बायोटिक फैक्टर्स आएंगे और दूसरे क्या आएंगे, एबायोटिक फैक्टर्स आएंगे। बायोटिक फैक्टर्स में मैंने आपको बोला कि हमारे पास डिजीज आएंगी इन्फेक्शियस या फिर आपकी पैरासिटिक डिजीज, और एबायोटिक में मैंने बोला कि हमारे पास आएंगे नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन पैरासिटिक डिजीज। अब आगे अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज हैं इसको फर्दर आगे 4 चीजों में डिवाइड किया गया है, दैट इज एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक एंड पेंडेमिक। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में 4 चीजों में यहां पे डिवाइड किया गया है, एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक एंड पेंडेमिक। यहां पे अगर हम नॉन इन्फेक्शियस की बात करें तो यहां पे हमारे पास में क्या आ जाता है, इसमें डिसऑर्डर्स। अब यहां पे अगर मैं इस क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्यों ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता देती हूं। इन दोनों की अगर आप इन दोनों टॉपिक्स को देखोगे और अपने एग्जाम को भी देखोगे तो किसी ना किसी एग्जाम में, मैं सिर्फ एएफओ की बात नहीं कर रही हूं, कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, किसी ना किसी एग्जाम में ये डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कहीं ना कहीं मिलेगा ही आपको। हर दूसरा क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में, अगर पैथो की हम बात करें तो डेफिनेटली डिसऑर्डर वहां पे जरूर होगा, कोई ना कोई डिसऑर्डर पूछा होगा और पूछा होगा कि किसके कारण ये होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस की बात करूं, जैसे कि अगर हम PYQs की बात करें, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, सिट्रस में क्रैकिंग किसकी डेफिशिएंसी से होती है, हैन एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रेप्स ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है। तो ये तो कुछ 2-3 मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूं, और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। इसीलिए हर बार जितनी बार भी इस सेक्शन को मैं आपको पढ़ाती हूं, कभी भी पढ़ाती हूं किसी को भी, हमेशा मैं बोलती हूं कि यहां से मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी रेगुलर बेसिस पे, जहां पे मैं आपको बोलूंगी एक दिन के लिए कि
जैसे फॉर एग्जाम्पल पोटैटो की डिजीज पढ़ के आओ, डिसऑर्डर पढ़ के आओ, एक दिन बोलूंगी टोमेटो के डिसऑर्डर्स करके आओ, एक दिन बोलूंगी कैबेज के डिसऑर्डर करके आओ, सो दैट आप लोग पढ़े, आपको वहां से नॉलेज मिले और किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर डिसऑर्डर से आए तो आप क्रैक कर पाए। तो यहाँ पे एक लिस्ट होती है जो मैं खुद भी प्रोवाइड करती हूँ, और एक उसी लिस्ट में अगर आप एडिशनल या एक्स्ट्रा डिसऑर्डर पढ़ते हैं तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए। दूसरी चीज, जब हम यहाँ पे इन्फेक्शियस या पैरासिटिक डिजीज की अगर हम बात करते हैं तो आप देखना कि यहां से जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट डेफिनेशन पे आया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट डेफिनेशन बोलिए कि देखो ये सब होता है, बताओ ये कौन सी डिजीज है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया PYQ, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि पीछे जिन भी एग्जाम में पूछा गया है, और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने PYQ, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से डेफिनेशन पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, हमने ये क्लियर कर लिया कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हमें जानना है सबसे पहले कि जो हम एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक और स्पोरेडिक की बात कर रहे हैं ये है क्या है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस पोर्शन में भी डेफिनेशन को रटने लग जाते हैं। अब मुझे आपको वैसा रट्टू बच्चा नहीं बनाना है, जहां पे आप डेफिनेशन को समझ सकते हो वहां पे आपको समझना है। तो यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताती हूँ जिससे आपको ये चीज समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ये जितनी भी चीज है ना, एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक, पेंडेमिक, इसको कौन से बेसिस पे रखा गया है, बेसिस यहां पे मैं बता देती हूं। पहला, किस एरिया में आ रही है, दूसरा किस सिवियरिटी से आ रही है, तीसरा किस फ्रीक्वेंसी से आ रही है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गए तो डेफिनेशन को जैसे भी तोड़ मरोड़ के दिया गया जाए आप ये सारी चीज इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसी चीज पे कि एरिया, सिवियरिटी और फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। सो यहां पे लिखा है एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक एंड पेंडेमिक। मेरे को एक्स्ट्रा स्लाइड चाहिए होगी यहां पे समझाने के लिए। अब देखो इसमें मैं क्या कर रही हूं, आपको मैं एग्जांपल देने के लिए, जैसे हम पूरे विश्व की बात करें, लेट्स सपोज पूरे वर्ल्ड की बात करें अब, तो यहां पे मैंने 4 एग्जांपल्स लिए, 1, 2, 3 एंड 4। 1 बाय 1 चलेंगे यहां पे हम। तो 1 बाय 1 चल रहे हैं हम। सबसे पहले बात कर रहे हैं इस एरिया की। अब यहां पे क्या हुआ, मान लो कोई बीमारी यहां जैसे आई, पेन चेंज कर लेती हूं कलर। कोई बीमारी मान लो यहां पे आई, दिस एरिया। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है यहां पे देख के, अब मैं बोलूं कि देखो बेटा ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड का कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा है, यानी कि कोई बीमारी कहां पे आ रही है, पर्टिकुलर एरिया में आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने यहां लिख दिया एंडेमिक, क्योंकि एंडेमिक का मतलब क्या होता है कि कन्फाइंड एरिया, कन्फाइंड एरिया या पर्टिकुलर एरिया। जब भी कोई बीमारी किसी कन्फाइंड एरिया में आएगी या पर्टिकुलर एरिया में आएगी तो वहां पे हम क्या लिख देते हैं, एंडेमिक लिख दिया। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला था, एक तो हमने एरिया की डिस्कशन करनी है, दूसरा ये जो बीमारी है ये कब आती है, हर साल आती है, ईयर टू ईयर आती है। और कितनी आती है, मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म। कितनी आती है, मॉडरेट, कम से ज्यादा, मीडियम से ज्यादा, है ना, मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में आती है। चलो जी, एक मुझे क्लियर हो गया कि जब भी कोई डिजीज एक पर्टिकुलर एरिया में आएगी, कन्फाइंड एरिया में आएगी, ईयर टू ईयर आएगी, हर साल आएगी, मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में आएगी, उसको मैं एंडेमिक बोल दूंगी। एग्जाम्पल्स पे थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि कोई डिजीज क्या कर रही है, किसी लार्ज एरिया में आ रही है, एक बड़े एरिया में आ रही है और बहुत सिवियरिटी के साथ आ रही है। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि लार्ज एरिया एंड लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, बड़े एरिया में आ रही है, बड़ी पॉपुलेशन में आ रही है। ठीक है, और ये डिजीज कैसे आ रही है, सीवियर फॉर्म में आ रही है और किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आ रही है। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि कब आ रही है, पीरियोडिकली आ रही है। तो जैसे मैंने लिखा लार्ज एरिया, लार्ज पॉपुलेशन, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये होगी कौन सी, एपिडेमिक।
एपिडेमिक को हिंदी में बोलते हैं महामारी, बहुत लोगों को मारने वाली। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम प्लांट डिजीज की बात करते हैं तो वैसे जो अप्रोप्रिएट टर्म है दैट इज एपीफाइटोटिक। एपीफाइटोटिक का मतलब होता है कि प्लांट्स में बहुत ही सीवियर कोई बीमारी आ रही है, पर एपिडेमिक भी चलेगा। तो यहाँ पे एपिडेमिक का मतलब है लार्ज एरिया में आ रही है, लार्ज पॉपुलेशन में आ रही है, पीरियोडिकली आ रही है और सीवियर फॉर्म में आ रही है। चलो जी, पहला डिफरेंस क्लियर हो गया हमें एंडेमिक एंड एपिडेमिक के बारे में। फटाफट से मुझे बताओ किस किस को समझ आ गया ये पॉइंट, जल्दी से बताइए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए किस किस को समझ में आ गया ये पॉइंट कि एंडेमिक कौन सी होती है और एपिडेमिक कौन सी होती है, फटाफट से बता दो। ठीक है यहां तक, ओके चलिए, क्लियर क्लियर टू एवरीवन, फटाफट से बता दो, सब लोग बताओ कि मैम समझ में आ गया हमें। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, यहां तक सबको समझ आ गया, अब अगली टर्म की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट इज कि अब कोई डिसीज कहां आ रही है, कभी यहां आ रही है, कभी यहां आ रही है, यानी कि कोई डिजीज कैसे आ रही है, यहां लिख देती हूं, पेन चेंज कर देती हूं, इरेगुलर एरियाज में आ रही है एंड इरेगुलर इंटरवल्स पे आ रही है। ठीक है, यानी कि कभी भी आ रही है, कहीं भी आ रही है, इसको बोला जाता है आपका विरल रोग, विरल या छिटपुट रोग, यानी कि कभी भी कहीं भी। तो यहां पे आप याद रख सकते हैं कभी भी एंड कहीं भी। तो ये कुछ कुछ एरियाज में आएगी, इरेगुलर एरियाज में आएगी और इरेगुलर इंटरवल्स पे आएगी। तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्पोरेडिक डिजीज बोल देंगे। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पोरेडिक डिजीज बोल देते हैं। नाउ अब हमने डिस्कस कर लिया एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक। अब हम बात करेंगे दैट इज पेंडेमिक। अब मान लो हम पूरे वर्ल्ड की बात करें या कॉन्टिनेंट की बात करें या कंट्री की बात कर रहे हैं, कहीं के भी चाहे हम, तो कोई डिजीज मान लो यहां पे आ रही है और यहां पे आ रही है, मतलब कि कोई डिजीज जो प्रेवलेंट है थ्रू आउट द कंट्री, कॉन्टिनेंट और वर्ल्ड। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पेंडेमिक डिजीज बोल देते हैं। कोई भी डिजीज जो थ्रू आउट द कंट्री, कॉन्टिनेंट या वर्ल्ड में होगी। अब आप देखोगे कि मैम ये जब हम पेंडेमिक की बात कर रहे हैं तो पेंडेमिक में क्या हो रहा है, कुछ जगह पे बहुत कम सिवियरिटी वाली डिजीज देखने को मिल रही है, मतलब कि मॉडरेट, और कहीं पे हमें बहुत ही हाई सिवियरिटी वाली डिजीज देखने को मिल रही है। दैट मीन्स कि जो पेंडेमिक डिजीज होगी, हो सकता है कुछ एरिया में ये एंडेमिक हो और हो सकता है कुछ एरियाज में ये कैसी हो, एपिडेमिक हो। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें यहां से क्लियर हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन में एग्जाम्पल दूं मैं, तो वायरस की बात करते हैं, कोरोना वायरस की। कुछ जगह पे बहुत सारे केसेस, कुछ जगह पे बहुत कम केसेस, पर पाई कहां जा रही है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे एरिया में पाई जा रही है। तो कोई भी कंट्री में या कॉन्टिनेंट में या वर्ल्ड में कोई डिजीज प्रेवलेंट है, कुछ जगह पे एपिडेमिक है, कुछ जगह पे एंडेमिक है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, हम उसको बोल देंगे पेंडेमिक डिजीज। अब बताओ, सबसे पहले यहां पर सबको सब चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा इसमें हल्का सा आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने बात की है एपिडेमिक डिजीज की और एंडेमिक डिजीज की, तो इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। चलिए, सबसे पहले तो हमने एंडेमिक डिजीज की बात की और बोला पर्टिकुलर एरिया में आएगी, कन्फाइंड एरिया में आएगी, साल दर साल आएगी। अब कोई डिजीज हर साल कैसे आ सकती है, सवाल तो ये है। सबसे पहले देखो, जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, मान लो आप लोग घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो। अब आप लोग रोज मेरी क्लास में क्यों आओगे, पहली चीज क्योंकि आपको क्लास में समझ आ रहा होगा, और दूसरी चीज क्योंकि आपको घर का इतना अच्छा माहौल मिल गया है पढ़ने वाला कि आप वहीं पे बैठ के पढ़ना चाहोगे। जैसे आपके कमरे का एक सेक्शन होता है ना, एक पॉइंट होता है कि कुछ लोगों को अपने टेबल पे पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को एक शांत कमरे में साइड में बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है, और रोज आप वहीं पे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि आप वहां के कंडीशंस के लिए अडेप्ट हो चुके हो। आपको पता है कि यहाँ पे बैठ के मेरी अच्छी सिटिंग बनती है, मैं यहीं पे बैठूंगा। अब पैथोजन के साथ में भी सेम केस है कि पैथोजन जिस एरिया में रह रहा है ना, वहां पे उसको पीएच अच्छा मिल रहा है, वहां की सॉइल कंडीशंस उसके लिए अच्छी है, या फिर वहां का एनवायरनमेंट उसके लिए इतना अच्छा है
कि वो वहां पे आराम से अपना कंफर्टेबल होके हर साल डिजीज कॉज कर रहा है। यानी कि जो पैथोजन है उसको अपने सर्वाइवल के लिए, यहां लिख रही हूं, जो पैथोजन है उसको सर्वाइवल के लिए फेवरेबल समझते हो, उसके फायदे की या उसके लिए जो अच्छी चीज है, फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, इसीलिए वो पैथोजन क्या कर रहा है, हर साल वहां पे डिजीज कॉज कर रहा है। अब देखो, अगर कोई पैथोजन हर साल किसी जगह पे डिजीज कॉज कर रहा है तो ये तो पूरा श्योर है कि वहां पे जो भी प्लांटिंग मटेरियल होगा उसमें इन्फेक्शन कहीं ना कहीं होने के चांसेस हैं। तो हम क्यों रिस्क लेंगे वहां से कोई भी प्लांटिंग मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का। इसीलिए अगर हम एंडेमिक डिजीज की बात करते हैं तो पर्टिकुलर एरिया की बात करने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एंडेमिक डिजीज की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने बोला वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो। अब आप सबको पता है कि जब हम वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो की बात करते हैं तो वो एंडेमिक डिजीज है, और कहां पे है, ये दार्जिलिंग हिल्स में है। और अगर मैं इसके पैथोजन की बात करूं तो पैथोजन का नाम है, थोड़ा साइड में लिखती हूं, और अगर मैं पैथोजन की बात करूं तो पैथोजन का नाम है, स्पेस यहां लिख देती हूं, ठीक है। वॉट डिजीज का जो पैथोजन है उसका नाम है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। अब ये फंगस ऐसा है जो दार्जिलिंग हिल्स में रहता है, और दार्जिलिंग हिल्स में ये आराम से वहां की जो सॉइल कंडीशंस है उनके लिए अच्छे से अडेप्टेड है, और वहां पे साल दर साल क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। तो सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम क्या है, दार्जिलिंग एरिया के लिए एंडेमिक डिजीज हो गई। अब देखो, जब मुझे पता है कि इस एरिया में डिसीज है तो मैंने जैसे आपको बोला कि क्यों हम यहां से इन्फेक्टेड पोटैटोज को बाहर लेके जाना चाहेंगे, तो यहां पे इस डिजीज के लिए हमारे पास में है डोमेस्टिक क्वारंटीन। डोमेस्टिक क्वारंटीन, जिसमें ये जो इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल है उसको हम वन पार्ट ऑफ द कंट्री से अदर पार्ट ऑफ द कंट्री तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक या एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक नहीं लेके जा सकते। इसके ऊपर क्या है, बेसिकली लॉज है, कानून है, या फिर क्या है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका एंडेमिक डिसीज में। क्लियर हो गया ये। नाउ एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम एंडेमिक में ही। तो एक और एग्जाम्पल हमारे पास में है, आपने सुना भी होगा, गोल्डन सिस्ट निमेटोड, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। गोल्डन सिस्ट निमेटोड, इसके लिए जो डोमेस्टिक क्वारंटीन है वो कहां से, डोमेस्टिक समझते हो ना, विद इन द कंट्री। इसके लिए जो डोमेस्टिक क्वारंटीन है वो कहां से है, नीलगिरी हिल से है, ठीक है। कहां से है, नीलगिरी हिल से है। ओके, यहां तक सबको क्लियर। नाउ सबको समझ में आ गया कि एंडेमिक डिजीज हमारे पास में कौन कौन सी होती हैं। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं एपिडेमिक डिजीज के बारे में, एग्जाम्पल्स। तो आपने जब अपना पैथो का सब्जेक्ट कॉलेज टाइम में भी पढ़ा होगा तो 2-3 नाम तो आपने ऐसे याद किए होंगे एपिडेमिक डिजीज के, या कुछ मैं बोल सकती हूँ कुछ अकाल के या फिर कुछ फैमिन्स के। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, जैसे कि आयरिश फैमिन के बारे में आप सबने सुना होगा, बंगाल फैमिन के बारे में सुना होगा, ठीक है, या फिर आप सबने कॉफी रस्ट के बारे में सुना होगा, है ना। ऐसे नंबर ऑफ फैमिन्स के बारे में आपने सुना होगा। तो जितने भी ये अकाल हैं ये सारे एपिडेमिक में आ जाते हैं। जैसे कि अब देखो, एपिडेमिक डिजीज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आयरिश फैमिन,
ठीक है, क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। जो आयरिश फैमिन है, इसी से बोला जाता है कि जो असली प्लांट पैथोलॉजी है उसका भी शुरुआत कहां से हुआ था, आयरिश फैमिन से हुआ था। तो आयरिश फैमिन की अगर हम बात करें तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको याद करना है, क्या है, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, यानी कि इसका मतलब होता है प्लांट्स में डिजीज कॉज करने वाला या प्लांट्स में इन्फेक्शियस डिस्ट्रॉयर, कि जो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है इन्फेक्शियस एजेंट। तो आयरिश फैमिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है। आप सबको पता है आयरिश फैमिन कौन सी ईयर में आया था, 1845 में आया था। ठीक है, अगली बात अगर हम करते हैं तो नेक्स्ट इज बंगाल फैमिन। इंडिया में आपको पता है बंगाल फैमिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो इंपॉर्टेंट डिसीज है दैट इज राइस पे थी, दैट इज पैथोजन की बात करें तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। और अगर मैं यहां पे बात करूं कि डिसीज कौन सी है, तो यहां पे डिसीज है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। और अगर हम बात करते हैं ऊपर आयरिश फैमिन में, तो इसमें डिजीज कौन सी है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, राइट। और अगर मैं और भी लिस्ट में एड ऑन कर पाऊं तो यहां पे क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि कॉफी रस्ट, ठीक है, कॉफी रस्ट हो गया। इसके अलावा सदरन कॉर्न लीफ ब्लाइट हो गया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे सब कुछ, अभी सिर्फ नाम बता रही हूं ताकि आपको याद रहे क्या क्या नाम है। सदरन कॉर्न लीफ ब्लाइट, ठीक है, ये सारे नाम, अभी और भी लिस्ट बहुत लंबी है, ये सारे किस में आ जाते हैं, एपिडेमिक में आ जाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ सबको। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पोरेडिक, वहीं पे लिख देती हूं। नेक्स्ट वन इज स्पोरेडिक। तो स्पोरेडिक में हमारे पास जैसे आ जाएगा ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। नाउ अगर हम आगे बात करते हैं किसकी, पेंडेमिक डिजीज की, तो पेंडेमिक में सबसे कॉमन एग्जांपल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पे प्लांट्स की डिजीज की, तो जो भी सीरियल क्रॉप के रस्ट हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, पेंडेमिक डिजीज में आ जाते हैं। क्लियर है यहां तक, एक बार देखो सबको समझ में आया, ओके, सबको क्लियर है बच्चों, यहां तक मुझे बताओ सबको समझ में आया। तो यहां पे देखो हमने एक ही स्लाइड में जितनी मैक्सिमम चीजें थी वो सारी समझ ली। अब मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक की तरफ ले जाती हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा, ताकि आपको पूरा एक पिक्चर आ जाए, विजुअल पिक्चर आ जाए कि हाँ मैम ने ये बताया था। देखो सबसे पहले हमने क्या बोला, हमने बोला कि कॉज के बेसिस पे, बायोटिक फैक्टर या ए बायोटिक के बेसिस पे हमने दो चीजें पढ़ी, पैरासिटिक डिजीज, नॉन पैरासिटिक डिजीज। देन हमने बोला कि पैरासिटिक डिजीज को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक एंड पेंडेमिक। क्लियर। फिर हमने बोला कि नॉन इन्फेक्शियस जो होंगी उसको हम डिसऑर्डर बोल देते हैं। अब हम इस पार्ट पे आए कि इन्फेक्शियस डिजीज कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे कैटेगराइज किया है। तो हमने बोला ये जो 4 चीजें हैं, इसमें जो एंडेमिक होगा वो पर्टिकुलर एरिया पे है, मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में है, हर साल आएगी। एपिडेमिक की बात करें तो एपिडेमिक में क्या होता है कि कई बार क्या होता है, पैथोजन वहीं प्रेजेंट होता है, पर कई बार ऐसी कंडीशन बनती है कि एकदम से वो डिजीज बहुत ज्यादा फैल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई पैथोजन वहीं पे सॉइल में रह रहा है, पर उसको, या किसी भी प्लांट पार्ट पे रह रहा है, पर उसको उतना मॉइस्चर नहीं मिल रहा, उसको बारिशें नहीं मिल रही, या उसको ग्रो करने के लिए जो सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, अगर उसको बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए या बहुत ज्यादा ठंड चाहिए या बहुत ज्यादा बारिशें चाहिए, वो सब उसको नहीं मिल पा रहा, तो वो डिजीज उस लेवल तक नहीं पहुंचेगी। बट जैसे ही उसको वो सारी फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, तो वो जो डिजीज है वो एक टाइम पे बहुत ही पीक पे पहुंच जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एपिडेमिक बोलेंगे, मतलब कि लार्ज एरिया को कवर कर जाएगी। देन स्पोरेडिक का हमने बोला कि इतनी मेजर एपिडेमिक्स कॉज नहीं करती, स्पोरेडिक क्या होती है, कभी कभी कहीं कहीं, यानी कि इन फ्रीक्वेंट, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है,
इरेगुलर लोकेशन पे रहती है और कभी कभी इरेगुलर इंटरवल्स पे आएगी। देन हमने लास्ट में बात की पेंडेमिक डिजीज की, जहां पे हमने बोला कि थ्रू आउट द कंट्री होगी, थ्रू आउट द वर्ल्ड होगी, कहीं पे भी ये डिजीज होगी तो इसको हम क्या बोल देंगे, पेंडेमिक डिजीज बोल देंगे। हो सकता है कुछ एरियाज में ये एपिडेमिक एक्ट करे और हो सकता है कुछ एरियाज में ये एंडेमिक एक्ट करे। क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू पवन, सबको समझ में आ गया? नाउ अब देख सकते हैं एग्जाम्पल्स। फिर हमने बात की कि हमारे पास में एंडेमिक के एग्जाम्पल क्या है, फिर हमने बात की कि एपिडेमिक के एग्जाम्पल्स क्या हैं, फिर हमने डिस्कस किया कि पेंडेमिक और स्पोरेडिक के एग्जाम्पल्स हमारे पास में क्या क्या हैं। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज बेस्ड ऑन दी पैरासिटिक कॉज। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अपूर्व का एक क्वेश्चन है, मैम व्हाट इज एपिफाइटोटिक। ठीक है, देखो क्या होता है जब हम प्लांट्स की बात करते हैं या एनिमल्स की बात करते हैं ना, तो जब भी उनमें ऐसी डिजीज आती है, महामारी टाइप की डिजीज आती है, तो एपिडेमिक बोल दिया जाता है। प्लांट्स के केस में इसी चीज को, सेम चीज को एपिफाइटोटिक बोल दिया जाता है। पर अब के टाइम में एपिफाइटोटिक है चाहे एपिडेमिक है, एक ही चीज उसको कंसिडर किया जाता है, तो यहाँ पे हम इन जनरल एपिडेमिक ही बोल देते हैं। क्लियर है पूर्वा? डाउट क्लियर है आपका? चलिए अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में। क्लियर है सबको? एक बच्चा पूछ रहा है मैम एग्जाम्पल्स ऑफ पेंडेमिक डिजीज। बेटा रस्ट आते हैं जो सीरियल क्रॉप्स में, ठीक है, जैसे आपने स्टेम रस्ट के बारे में सुना होगा, है ना, जो भी रस्ट आते हैं सीरियल क्रॉप्स में वो सारे आपके एग्जाम्पल है पेंडेमिक डिजीज के। चलिए आगे बढ़े, अब यहां तक मजा आया? चलो नाउ अगली बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या फिर नॉन पैरासिटिक डिजीज। अब मैंने आपको क्या बोला कि रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, चाहे मिनरल्स की टॉक्सिसिटी है, चाहे लो या हाई टेम्परेचर है, चाहे सॉइल मॉइस्चर कम है ज्यादा है, लाइट कम है ज्यादा है, चाहे ऑक्सीजन कम है, चाहे एयर पॉल्यूशन है, सॉइल एसिडिटी है, कोई भी पेस्टिसाइड की टॉक्सिसिटी है, यानी कि आप कुछ भी यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, मतलब कुछ भी नॉन लिविंग की बात कर लो, कुछ भी होगा उसको मैं क्या बोलूंगी, डिसऑर्डर बोलूंगी। अब यहां पे आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का रीजन क्या है, आपसे डायरेक्ट डिसऑर्डर का नाम देंगे और डायरेक्ट पूछेंगे कि बताओ किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है या किससे के एक्सेस से हो रहा है या क्या यहाँ पे रीजन है। तो चलो थोड़ा सा उस बारे में भी जान लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो बोरोन की डेफिशिएंसी से, जैसे कि सिट्रस क्रैकिंग है, ये आपका पहले एएफओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपका PYQ है। हेन एंड चिकन डिजीज है, ये भी आपका PYQ है। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो है, ये भी आपका PYQ है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि किसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से जब हम ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो की बात करते हैं, इसको डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है और ये भी आपका क्या है, PYQ है। मैंगनीज की डेफिशिएंसी की बात करूं तो यहाँ पे फाला ब्राइट ऑफ शुगर केन है, मार्च स्पॉट ऑफ पी है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की बात करें तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ टोमेटो होता है, या इसी को कई बार लिखा जाता है BER ऑफ फ्रूट्स, यानी कि ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ फ्रूट्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, इसीलिए इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ PYQ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मॉलिब्डेनम की कमी से बात करें तो विप्टिल ऑफ कॉलीफ्लावर होता है। नाइट्रोजन की कमी से बात करें तो बटनिंग इन कॉलीफ्लावर होता है। तो ये लिस्ट, ये डायरेक्ट टेबल मैंने आपको दे दिया है। अब आपका काम क्या है कि इस टेबल में जो जो मैं असाइनमेंट्स आपको दूंगी वो चीजें आपने कंप्लीट करके इसमें ऐड ऑन करते जाना है। एक शॉर्ट नोट्स मैं भी आपको अपनी साइड से दूंगी, उसमें भी आपको एक लिस्ट मिलेगी डिसऑर्डर्स की, लेकिन ये जो मैंने आपको आज टेबल दिया है इसको आपने पहले अपनी साइड से कंप्लीट करना है। रोज मैं आपको थोड़ा थोड़ा दूंगी, जैसे आज मैं आपको बोल दिया, मान लो कि डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो करके लाओ, पोटैटो करके लाओ, तो जो भी आप डिसऑर्डर्स ढूंढेंगे उस चीज को आप यहाँ पे कवर करते जाएंगे। ऑल्दो आपने हॉर्टिकल्चर में भी पढ़े होंगे, बट यहाँ भी ऐड करना, तो आपका रिविजन भी हो जाएगा और जो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो भी कवर हो जाएगा। चलेगा सबको? ठीक है जी, राइट, यहां तक सही है, डन। सो हमने सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर के एग्जाम्पल्स की बात कर ली और हमने कुछ बातें ये भी कर ली कि क्या क्या यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, और इवन एएफओ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिट्रस क्रैकिंग का, हेन एंड चिकन डिजीज का, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो का, ब्लॉसम एंड रॉट का। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अब एक बच्चा पूछ रहा है मैम अर्गोटिज्म बताओ, सब बताऊंगी, धीरे धीरे, आज फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे चलेंगे और
आगे तक जाएंगे। ठीक है, अभी शुरू से स्टार्ट करें, बेसिक से स्टार्ट करें, क्योंकि आपने बोला था कि 0 से स्टार्ट करना है, तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और अभी हम आगे तक जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमने कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर ली। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। अब दूसरा क्राइटेरिया है कि प्लांट बॉडी में कहां कहां स्प्रेड कर रही है डिसीज। तो देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास में कोई प्लांट है ना, अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट चलो थोड़ा सा समझ आने लायक तो मैं बता ही दूंगी आपको। देखो, मान लो ये हमारे पास कोई प्लांट है, कोई ट्री है, कुछ भी है। अब चांसेस क्या हैं, मान लो यहां पे लीव्स हैं, ठीक है, और ये स्टेम पोर्शन है, ये रूट पोर्शन है। ठीक है, अब चांसेस क्या हैं कि कभी भी कोई बीमारी आएगी, या तो वो सिर्फ लीव्स पे आएगी, या तो रूट्स पे आएगी, या तो पूरे के पूरे प्लांट पे आएगी। तो जब कोई बीमारी 1 और 2 ऑर्गन्स, 1 या 2 हिस्सों में आती है प्लांट के, तो उस बीमारी को बोला जाता है लोकलाइज्ड डिजीज। तो इस बीमारी को बोला जाता है लोकलाइज्ड डिजीज, या फिर इसी को बोला जाता है स्थानगत रोग। ठीक है, स्थानगत रोग, जब कोई भी बीमारी एक क्या होता है, 1 या 2 पर्टिकुलर ऑर्गन्स में आती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लोकलाइज्ड डिजीज बोल देंगे। अच्छा, एक बोल रहे मैम डिजीज इमेजेस होती है तो अच्छा होता है। अभी हम बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं बेटा, आगे जाके अभी याद रखना है बात, जब हम मेज में कॉमन स्मट की बात करेंगे, या हम राइस में बात करेंगे स्मट की, फॉल्स स्मट की, वहां पे आपको फोटो देखने को मिलेगा, और वहीं पे मैं यही बात बोलूंगी कि देखो हमने लोकलाइज्ड पढ़ा था ना, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो धीरे धीरे चलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में मैं आपको पूरा का पूरा फ्लड डाल दूंगी इसका कंटेंट का, नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए चलेंगे, और जब आप दूसरी बार वही कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे किया है। ओके आशीष, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे हमने बोला कि जब 1 या 2 प्लांट ऑर्गन्स में कोई डिजीज आ रही है, तो उसको हमने लोकलाइज्ड डिजीज बोला। अब कोई डिजीज अगर पूरे के पूरे प्लांट में आ रही है, मतलब कि होल प्लांट में आ रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिस्टेमिक डिजीज बोल देते हैं, या फिर सर्वांगी रोग बोल देते हैं। अब आपको यहीं से समझ आ जाएगा, सर्वांगी रोग बोल देते हैं। अब आपको यहीं पे समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसके सिर्फ लीव्स पे धब्बे देखने को मिलते हैं, या जिसका इन्फेक्शन सिर्फ रूट्स में देखने को मिलेगा और कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं, तो उसको हमने लोकलाइज्ड बोल दिया कि पर्टिकुलर ऑर्गन में देखने को मिल रही है। अब वायरस की याद करो, वायरस का जब इन्फेक्शन होता है वो पूरे प्लांट में हो जाता है। तो अगर आपको सिम्टम कहीं भी वायरस का देखने को मिले, तो हम क्या करते हैं, जो भी इकोनॉमिक क्रॉप्स होती हैं वहां पे हम रोगिंग कर देते हैं। रोगिंग क्या होता है कि उखाड़ के उस प्लांट को हम साइड कर देते हैं, या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं बेसिकली। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब आपको पता चल गया कि देखो ये बीमारी का सिम्टम इस पर्टिकुलर लीव्स पे आया है, इस पर्टिकुलर जगह पे आया है, दैट मीन्स कि ये जो बीमारी है पूरे प्लांट में आएगी। क्यों, क्योंकि जो भी आपकी सिस्टेमिक डिजीज होती हैं, इसमें लिख देती हूं, उसमें जो पैथोजन है वो पूरी प्लांट बॉडी में मूव करता है। जो भी आपकी सिस्टेमिक डिजीज होती हैं उसमें जो पैथोजन होता है वो पूरी प्लांट बॉडी में मूव करता है। ठीक है, नाउ इज इट क्लियर। इसीलिए जो भी वायरल डिजीज है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम रोगिंग करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें सिस्टेमिक डिजीज देखने को मिलती हैं। क्लियर, सबको समझ आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। नाउ अब आगे बात करते हैं कि अगला अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्या है। अब देखो, अब जो अगली क्लासिफिकेशन है यहां पे हम बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन दी होस्ट प्लांट अफेक्टेड। तो ये पूछी नहीं जाती, बस आपको बताने के लिए है। होस्ट प्लांट अफेक्टेड, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिसीज अगर आपकी फलों पे आ रही है, तो आप क्या बोल देते हो यहाँ पे, होस्ट प्लांट के बेसिस पे डिसीज ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। अगर कोई बीमारी आपकी वेजिटेबल पे आ रही है तो क्या बोल देते हो, डिसीजेस ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। अगर कोई बीमारी आपकी किसी प्लांटेशन क्रॉप में आ रही है तो क्या बोलोगे, डिसीजेस ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स।
ठीक है, ये पूछा नहीं जाता बट आपको बताने के लिए है। कोई बीमारी अगर आपकी आ रही है मान लो ऑर्नामेंटल में, तो क्या लिखोगे? डिसीजेज ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। ठीक है, तो यही आपका एग्जाम्पल्स हैं कुछ आपके होस्ट प्लांट अफेक्टेड के बेसिस पे। यहां तक आपको समझ में आया बेटा? यहां तक क्लियर है? चलिए, अब हम इसके बाद में आगे बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास में क्लासिफिकेशन में है। ये वाली चीज जो पहले बताई इसको पूछा नहीं जाता है, आपको बताने के लिए, बेसिक क्लियर करने के लिए बताया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बेस्ड ऑन परपिचुएशन एंड सर्वाइवल ऑफ पैथोजन। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि क्या मतलब है इन टर्म्स का। तो जब हम परपिचुएशन की बात करते हैं और हम सर्वाइवल की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि जैसे हम पैथोजन की बात कर रहे हैं, पैथोजन कहाँ रह रहा है और कैसे साल दर साल वो वहां पे सर्वाइव कर रहा है, या कैसे अपना टाइम निकाल रहा है, या कैसे अपना सर्वाइवल वहां पे इंश्योर कर रहा है। तो सर्वाइवल और परपिचुएशन का मतलब क्या होता है? कहाँ रह रहा है और कैसे अपना वहां पे सर्वाइवल कर रहा है। तो यहां पे अगर हम बात करें, आप सबने सुना होगा कि ये वाली डिजीज, जब आप रट्टा मारते हैं कई बार, ये वाली डिजीज सीड बॉर्न है, चलो जी रट लिया। ये वाली डिजीज एयर बॉर्न है, चलो जी रट लिया। ये वाली डिजीज सॉइल बॉर्न है, करते हैं कई बार ऐसा। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज, जब भी आपको कोई बोलेगा कि ये वाली डिजीज कैसी है, सीड बॉर्न डिजीज है, इसका मतलब क्या होने वाला है? सीड बॉर्न डिजीज का मतलब होता है कि जो पैथोजन है वो कहाँ रह रहा है? सीड में रह रहा है। अब सीड में भी दो तरह से पैथोजन रहता है, या तो पैथोजन कहाँ रहता है? सीड के बाहर रहता है, या तो पैथोजन कहाँ रहता है? सीड के अंदर रहता है। तो जब पैथोजन सीड के बाहर रहता है तो आपने सुना होगा कि ऐसी बीमारियों को हम क्या बोल देते हैं? एक्सटर्नली सीड बॉर्न। ऐसी बीमारियों को क्या बोला जाता है? एक्सटर्नली सीड बॉर्न। ठीक है, और जब भी पैथोजन सीड के अंदर रहेगा तो ऐसी बीमारी को बोला जाता है इंटरनली सीड बॉर्न। पैथोजन जब भी अंदर रहेगा तो ऐसी बीमारी को बोला जाता है इंटरनली सीड बॉर्न। यहां तक समझ में आया? तो जब भी सीड कोड पे रहेगा तो बोल दिया एक्सटर्नली कि जो बाहर है, जब सीड के अंदर है तो इंटरनली बोल दिया। अब कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो सीड के बाहर भी रहते हैं और सीड के अंदर भी रहते हैं, तो ऐसों को हम बोल देते हैं बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली सीड बॉर्न। ठीक है, जो भी पैथोजन आपके सीड के अंदर भी रहेंगे और बाहर भी रहेंगे उसको हम बोल देते हैं बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली सीड बॉर्न। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स की बात बताती हूँ, इन जनरल बता रही हूँ सीड बॉर्न डिजीज के एग्जाम्पल्स की बात इन जनरल। जैसे कि आपने सबसे कॉमन सुना होगा कि हमारे पास है लूज स्मट ऑफ व्हीट, है ना, जैसे कि इंटरनली सीड बॉर्न है। या आपने सुना होगा कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, जो क्या है? एक्सटर्नली सीड बॉर्न है। एक आपने सुना होगा ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर्स, जो कि क्या है? इंटरनली सीड बॉर्न है। तो कुछ आपने एक से एग्जांपल्स पढ़े होंगे, यहां से समझ आया कि सीड बॉर्न होता क्या है। ओके, एक सेक्शन हमने कवर कर लिया कि सीड बॉर्न डिजीज क्या होती हैं। नाउ अब हम बात करेंगे कि सॉइल बॉर्न डिजीज क्या होती हैं, कैसे पता चलेगा कौन सी बीमारी सॉइल बॉर्न है। ठीक है, चलिए नाउ हम बात करेंगे सॉइल बॉर्न डिजीज की। तो सॉइल बॉर्न डिजीज क्या होती हैं? जिनके पैथोजन मिट्टी में रहते हैं या सॉइल में रहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई भी प्लांट है उसकी जड़ें सड़ने लगती हैं या रूट रॉटिंग होती है, तो रूट रॉटिंग कैसे होगी? क्योंकि जो पैथोजन कहां से अटैक करेगा? सॉइल में अटैक करेगा ना, क्योंकि मिट्टी तो सॉइल के अंदर है। तो जितने भी, अगर हम मेनली बात करें रूट रॉट्स की, तो रूट रॉट्स कैसे हैं? सॉइल बॉर्न है, क्योंकि मिट्टी में जड़ें हैं और वहां पे क्या हो रहा है? पैथोजन मिट्टी से ही अटैक कर रहा है। दूसरी बात अगर हम करते हैं, तो जैसे कि अगर हम फ्यूजेरियम की बात करते हैं, अब फ्यूजेरियम ऐसा पैथोजन है जो कि सॉइल में रहता है, सॉइल बॉर्न डिजीज है, और ये क्या करता है? विल्ट कॉज करता है।
तो जो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सॉइल बॉर्न में, वो क्या आ जाएगा, फ्यूजेरियम आ जाएगा। अब बात करते हैं एयरबॉर्न की। तो जैसे कि एयरबॉर्न की बात करें, एयरबॉर्न का मतलब होता है कि जो बीमारी हमारी हवा के थ्रू या एयर के थ्रू फैलती है। तो नंबर ऑफ डिजीज हमारे पास एयरबॉर्न में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं व्हीट रस्ट की, हवा के द्वारा फैलता है, या फिर आप ब्लास्ट की बात कर लो, वो भी हवा के द्वारा फैलता है। पाउडरी मिल्ड्यू की बात कर लो, वो भी हवा के द्वारा फैलता है। तो यहां पे हमने बात कर ली कि कौन सी डिजीज कहाँ रहती है। अब इस चीज का फायदा क्या है कि ये जानना हमें क्यों जरूरी है। तो देखो एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर हमें पता है कि कोई डिजीज सीड के बाहर रहता है, कोई पैथोजन, हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे, किसी केमिकल से ट्रीट करेंगे। अब अगर मुझे पता है कि कोई पैथोजन सीड के अंदर रहता है, तो उसमें केमिकल अंदर तक तो नहीं जा पाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे जिससे जो अंदर वाला पैथोजन है उसकी डेथ हो जाए। वो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कैसे होती है। अगर कोई पैथोजन सॉइल में रह रहा है, हम क्या करेंगे, सॉइल का ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि सॉइल फ्यूमिगेशन की जाती है, सॉइल सोलराइजेशन की जाती है। वो क्यों की जाती है, ताकि सॉइल का टेम्परेचर बढ़ सके और जितने भी पैथोजन है वहां पे किल हो सके। अब जैसे एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको सॉइल बॉर्न का, सबसे कॉमन आप सबने सुना होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ डैम्पिंग ऑफ। ये तो समझ जाओगे ना कि जो व्हाइट से लिखा है ये वाला सारा सॉइल बॉर्न है, पिंक वाला एयर बॉर्न है। तो डैम्पिंग ऑफ की बात करते हैं, पीथियम की बात करते हैं, या फिर हम फाइटोपथोरा की बात करते हैं, ये सारे सॉइल में रहते हैं और डिसीज कॉज करते हैं। तो हमें क्या करना है, सॉइल ट्रीटमेंट करना है। अगली बात करते हैं एयरबॉर्न डिजीज की। तो एयरबॉर्न डिजीज जो होती है जिनका इनोकुलम हवा के थ्रू जाता है ना, तो ये चीजें हमें क्लियर हो गई। अब कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिनका इनोकुलम एक नहीं बहुत मेथड से जाता है। जैसे कर्नाल बंट ऑफ व्हीट की बात करें, सॉइल के थ्रू, सीड के थ्रू, एयर के थ्रू, तीनों मेथड से इसका इनोकुलम एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। तो यहाँ पे कुछ डिजीज ऐसी भी आएंगी जो तीनों के एग्जाम्पल में फिट होंगी। यहां तक समझ आया बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको। अब मुझे एक चीज बताओ, अब हमने ये सारा डिस्कस कर लिया, कौन से सीड बॉर्न है, कौन से सॉइल बॉर्न है और कौन से हमारे पास में एयर बॉर्न है। ये हमने इसीलिए जाना कि अगर हमें पता चलेगा पैथोजन कहाँ रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए फटाफट से बताइए बेटा, क्लियर हो गया ये पॉइंट सबको, सबको समझ में आई ये चीज, क्लियर है यहां तक? ओके, सो हमें यहां पे पता चल गया कि क्या किस चीज का मतलब होता है। और यहां से अगर मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन एएफओ में आया था जो एयरबॉर्न डिजीज के ऊपर ही आया था और कॉन्सेप्ट बेस्ड ही था। और वो किस पे आया था, वो आया था पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी पे, और यहां पे मैंने लिख दिया PYQ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या आया था कि जब हम पाउडरी मिल्ड्यू की बात करते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू के जो सिम्टम्स है हमें सबसे पहले कहां देखने को मिलेंगे, या डिजीज सबसे पहले कहां होगी। तो देखो, जब हम पी की बात करते हैं और पाउडरी मिल्ड्यू की बात करते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू हवा के थ्रू जाता है और पी की लीव्स खुल जाती हैं। तो जो आपके कोनिडिया होते हैं वो डायरेक्टली लीव्स के ऊपर क्या करते हैं, लैंड करते हैं। इसीलिए जो सिम्टम है पूछा गया था कौन से भाग पे आते हैं, कौन से प्लांट पार्ट पे आते हैं। तो जो पाउडरी मिल्ड्यू के सिम्टम आते हैं वो लीव्स के अपर पार्ट ऑफ द प्लांट पे आते हैं, ऊपर वाले हिस्से पे आते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें आपको क्लियर कर रही हूं कि एग्जाम में देखो आपको जो क्वेश्चन जनरली आता है ना सिम्टम का, वो लंबी लाइंस में आता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो वहां से अगर आपको मैक्सिमम हिंट मिलने के चांसेस होते हैं। हिंट मिलती जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो चीजों को ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन रिलेट करता जाएगा और आप क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करेंगे। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें समझा रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन कौन से सेक्शन से बनते हैं, किस तरह से आपको इन चीजों को पढ़ना चाहिए। क्लियर है बेटा? यहाँ तक सबको पता चल गया कि क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्यों हम बेसिक को पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द सिम्टम्स। अब जब हम सिम्टम की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सिम्टम के बेसिस पे अगर हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करें तो देखो, एक है सिम्टम और एक है साइन।
दोनों क्या होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे, और सिंड्रोम क्या होता है इस बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्टम की। तो सिम्टम क्या होते हैं? एक बच्चा बोल रहा है मैम अभी रुक जाइए। बेटा कोई बात नहीं, रुक जाएंगे, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, दैट्स इट। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको मजा आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले सिम्टम की बात करते हैं कि सिम्टम क्या होता है। तो जो भी प्लांट में डिजीज की वजह से आपको कोई भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे वो एक्सटर्नल रिएक्शन है, चाहे वो इंटरनल रिएक्शन है, या कोई भी चेंजेस या ऑल्टरेशन देखने को मिल रही है, उसको हम बोल देते हैं सिम्टम। तो सिम्टम क्या होता है? प्लांट में कोई भी चेंजेस या कोई भी ऑल्टरेशन देखने को मिल रही है एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज, उसको हम क्या बोल देते हैं? सिम्टम बोल देते हैं। तो यहां पे अगर मैं सिम्टम की बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल आप येलोइंग प्लांट में देख रहे हैं, या फिर किसी तरह का कोई पाउडरी ग्रोथ प्लांट में देख रहे हैं, या किसी तरह के कोई पस्ट्यूल्स प्लांट में देख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सिम्टम बोल देते हैं। अब बात आती है साइन की, कि ठीक है अच्छा सिम्टम ये हुआ, तो साइन क्या होता है? साइन क्या होता है कि जब भी आपको पता चलेगा कि यहां तो एक प्रूफ, एक सबूत प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? साइन बोल देते हैं। जैसे अगर हम साइन की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पैथोजन या उसका स्पोर या उसका पार्ट अगर प्रेजेंट होगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे? साइन बोल देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फंगस की, तो फंगस का अगर स्पोर प्रेजेंट है या माइसीलियम प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? साइन बोल देंगे। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है उसको ऊज बोला जाता है। अगर बैक्टीरिया की कॉलोनी वहां पे प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोल देंगे? कि या ऊज प्रेजेंट है तो हम उसको साइन बोल देंगे। ये क्लियर है कि सिम्टम और साइन में क्या डिफरेंस है? तो सिम्टम में क्या होता है? कोई भी आपको ऑल्ट्रेशन देखने को मिल रही है, इंटरनल या एक्सटर्नल रिएक्शन देखने को मिल रहा है, उसको सिम्टम बोल दिया जाता है। और जब भी पैथोजन का कोई फिजिकल एविडेंस प्रेजेंट होगा या किसी तरह का कोई सबूत प्रेजेंट होगा पैथोजन के होने का, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? उसको साइन बोल दिया जाता है। अब एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें कि सिम्टम्स में क्या क्या चीजें आती है, तो देख सकते हैं जैसे आप पढ़ते हो डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट पढ़ते हो, स्मट पढ़ते हो, ये सारी की सारी चीजें आपकी कहां पे आ जाती है? एग्जाम्पल्स ऑफ सिम्टम्स में आ जाती है। अब अगर आपको पाउडरी मिल्ड्यू में माइसीलियम देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो आप साइन बोल दोगे। इन जनरल हम जब पढ़ते हैं डिजीज के बारे में तो सिम्टम और साइन को इकट्ठा ही पढ़ते हैं। क्लियर? नाउ आपको एक टर्म क्लियर कर देती हूं इस सेक्शन से, दैट इज सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है इस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है? पानी भी लेती हूँ पहले। अच्छा, जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम बहुत हो गया आज के लिए कोई बात नहीं बच्चों, अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी पढ़ने की, थोड़ी सिटिंग बनाओ अपनी, है ना? स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा। और बेसिक्स बहुत ईजी हैं, बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर रही हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। आई थिंक मुझे तो मजा आ रहा है पढ़ाने में, आपको भी पढ़ने में मजा आ रहा होगा, है ना? एक बच्चा बोल भी रहा है, ठीक है? चलो रुको, अब हम पढ़ते हैं, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा है ना? चलिए और थोड़ा सा ना हिम्मत रखा करो पढ़ने के टाइम पे, ठीक है? थोड़ी सी एनर्जी लाओ अपने में। अगर डिटर्मिनेशन हो ना तो बंदा सब कुछ कर सकता है, ठीक है? आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे गले में इस टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा खराश हो रही है, ठीक है? बट फिर भी मेरे को डिटर्मिनेशन है कि आपको टॉपिक्स कवर करवाने हैं, तो मैं आराम से, और मुझे मजा भी आ रहा है टॉपिक कवर करवाने में। तो थोड़ी सी हिम्मत रखा करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखा करो, है ना? चलिए सो अभी हम कुछ क्वेश्चंस को यहां से सॉल्व करेंगे। जो जो क्वेश्चंस आपको हमने, जस्ट अ मिनट, जो जो क्वेश्चंस हमने अभी कवर कर लिए टॉपिक्स, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम दोबारा से टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है? अगर आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए इस सेक्शन से। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने है और यहाँ पे मैं पोल लगा रही हूँ। आपको पोल का नोटिफिकेशन, अब आपको पता है पैटर्न आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ अपना जो ऑप्शन है ABCD उसको टिक करना है और यहाँ पे आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे और हम देखेंगे सबसे फास्ट और सबसे करेक्ट आंसर किसने दिया। ओके, चलिए। अच्छा, एक बच्चा बोल रहे मैम सिंड्रोम, आप डाइवर्ट कर देते हो, चलो ठीक है सिंड्रोम बता देती हूँ। सिंड्रोम क्या होता है? अब देखो, कभी कोई बीमारी होती है ना, जैसे कई बार वायरल इन्फेक्शन होता है, हमें भी कई बार क्या होता है गला भी खराब है, बुखार भी है, सिर दर्द भी है, खांसी भी है, पेट दर्द भी है,
मल्टीपल चीजें एक साथ हो जाती हैं। तो जब भी किसी बीमारी में क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो एक पर्टिकुलर डिजीज को कैरेक्टराइज करते हैं, उसको सिंड्रोम बोल दिया जाता है। तो पेड़ों में भी क्या होता है, प्लांट्स में भी क्या होता है कि जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं, कई बार क्या होता है पत्ते भी गिर रहे हैं, जो स्टेम पोर्शन है वहां से गम भी निकल रहा है, और साथ में रूट रॉटिंग भी हो रही है। मतलब कि एक ही जो डिजीज है उसमें मल्टीपल आपको सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। तो सम टोटल ऑफ ऑल द डिजीज जो एक पर्टिकुलर डिजीज को कैरेक्टराइज करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंड्रोम बोल देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दे दिया है, बट अभी मुझे पोल लगाने दो, उसके बाद आंसर दोबारा करना, ठीक है। सो पोल मैंने लगा दिया है, स्टार्ट कर दिया है। नाउ ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, जैसा कि मैंने आपको बोला था ये PYQ है, क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में कि ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो किसकी डेफिशिएंसी से होता है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, बोरोन, ऑक्सीजन या मैग्नीशियम। चलिए ये चार ऑप्शंस, ओके अच्छा यहाँ पे मैंने 5 दिए ना, ये फॉर्म में 5 आते हैं। ओके कोई बात नहीं, अभी 4 ऑप्शंस के साथ कर लो, फिर 5 कर दूंगी। ई ऑप्शन को कंसीडर मत करना। चलो फिलहाल के लिए बताएंगे कि ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो किसकी डेफिशिएंसी से होता है। ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, कैल्शियम, बोरोन, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। ओके सो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, सबको पता है इसका। स्टॉप कर दूं पोल, सबने आंसर कर दिया, ठीक है जी। सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होने वाला है कि ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब हम ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो की बात करते हैं, तो जो ऑक्सीजन स्टोरेज टाइम पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमें ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो के सिम्टम देखने को मिलते हैं। कितने बच्चों का सही आंसर है देख लेते हैं, सबका सही आंसर है, गुड। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज BER इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ BER। अभी बताया क्या होता है, ब्लॉसम एंड रॉट, ब्लॉसम एंड रॉट। लास्ट ऑप्शन को स्किप कर देना है ना, इन चारों में से आंसर कर देना। तो ब्लॉसम एंड रॉट किसकी डेफिशिएंसी से होता है, फटाफट से बताएंगे। नाइट्रोजन, कैल्शियम, बोरोन, ऑक्सीजन या मैग्नीशियम, फटाफट से बताएंगे किसकी डेफिशिएंसी से होता है बेटा। अभी हमने डिस्कस किया था ब्लॉसम एंड रॉट किसकी डेफिशिएंसी से होता है। ओके कुछ बच्चे, ठीक है आंसर कर दिया सबने। देख लें जरा क्या आंसर होने वाला है यहां पे, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हमारे पास यहां पे क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज कैल्शियम। तो ब्लॉसम एंड रॉट कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। 71% बच्चों का सही है। ये बोरोन वाले बच्चे कौन से हैं, करेक्शन कर लेना, ठीक है। बोरोन वाले बच्चे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, क्या है इसमें, ब्लॉसम एंड रॉट कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। ये भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये भी PYQ है, ये भी पहले पूछा गया एग्जाम में, इसीलिए शुरू में क्लियर कर दिया था कि डिसऑर्डर वाला टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब देखो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना डिजीज का, मैंने वहां पे डेफिनेशन जानबूझ के नहीं दी और डेफिनेशन क्वेश्चंस में दी, ताकि मुझे पता चले कि जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया वो कितना सही है। तो पोल अभी लगाती हूँ, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में तो पोल लंबा लगा देती हूँ। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, द डिसीज विच अकर एट वेरी इरेगुलर इंटरवल्स एंड लोकेशंस एंड रिलेटिवली फ्यू इंस्टेंसेस इज कॉल्ड। अभी क्या बोल रहा है कि ऐसी डिजीज जो इरेगुलर इंटरवल्स पे हो रही है, इरेगुलर लोकेशंस पे हो रही है, यानी कि कभी कभी हो रही है, कहीं कहीं हो रही है, कभी जाके हो रही है, ऐसी डिजीज को क्या बोलेंगे। ऑप्शन है एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक या पेंडेमिक। यहां पे होगा नन ऑफ दिस। अगेन 4 ऑप्शन ही लगाए हैं मैंने फिलहाल, ठीक है 4 ऑप्शन ही लगाए हैं फिलहाल, तो 4 में से आंसर करो। इन 4 में से क्या आंसर होने वाला है, तो यहां पे पोल का आपको नोटिफिकेशन चला गया होगा, आपको सिर्फ बताना है A, B, C या D, ठीक है। क्या होने वाला है आंसर, क्या बोला है कि ऐसी डिजीज जो इरेगुलर इंटरवल्स पे एंड इरेगुलर लोकेशंस पे कभी कभी आएगी, उसको हम क्या बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होने वाला है, मैक्सिमम बच्चों ने इसका
सही आंसर दिया है। सो करेक्ट आंसर पोल स्टॉप कर देती हूं। हमारे पास जो सही आंसर है दैट इज स्पोरेडिक डिजीज। जो डिसीज कभी कभी आएगी, कहीं कहीं आएगी, इरेगुलर इंटरवल्स पे, इरेगुलर लोकेशंस पे। तो इसका जो आंसर है 75% बच्चों ने सही दिया है। जिन बच्चों का आंसर सही नहीं है, एक बार जाएंगे नोट्स को एक बार दोबारा से देखेंगे, लेक्चर को इसी पॉइंट पे, और समझेंगे कि ये आपका आंसर गलत क्यों हुआ है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अ डिजीज विच अकर्स वाइडली बट periodically covering a large population in severe form। अब ऐसी डिजीज जो वाइडली आती है, लार्ज पॉपुलेशन में आएगी और सीवियर फॉर्म में आएगी, वो कौन सी डिजीज है? ऑप्शंस है एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक या पेंडेमिक। अगेन यहां पे नन ऑफ दिस कर दो बेटा। ठीक है, तो यहां से आपको 4 ऑप्शन से चूज करना है अगेन। तो ऐसी डिजीज जो आपकी लार्ज एरिया में आएगी, लार्ज पॉपुलेशन में आएगी और सीवियर फॉर्म में आएगी, बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आएगी, पीरियोडिकली आएगी। ये डिजीज कौन सी है? फटाफट से बताएंगे। क्या ये एपिडेमिक है, क्या ये एंडेमिक है, क्या ये स्पोरेडिक है या फिर ये पेंडेमिक है? क्या आंसर होने वाला है, मुझे जल्दी से बताएंगे। ओके चलिए देखिए आंसर क्या है। ठीक है, तो ऐसी डिजीज जो लार्ज एरिया में आती है, लार्ज पॉपुलेशन में आती है और सीवियर फॉर्म में आती है। अभी हमने डिस्कस किया था कि ऐसी डिजीज कौन सी डिजीज होती हैं? एपिडेमिक डिजीज होती हैं। अब जिन बच्चों का यहाँ पे गलत हो रहा है वो बच्चे पेंडेमिक क्यों चूज करें बेटा? क्या बोला था कि जो पेंडेमिक डिजीज हैं थ्रू आउट द कंट्री लिखा होगा, थ्रू आउट द वर्ल्ड लिखा होगा। कुछ जगह पे वो बहुत सीवियर फॉर्म में होती है, कुछ जगह पे वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही होती है, यानी कि कुछ जगह पे एपिडेमिक होती है, कुछ जगह पे एंडेमिक होती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सी चीजें सच हैं, कौन सी चीजें सच नहीं है, ट्रू और फॉल्स। अब यहां पे मैं लगा रही हूं वोट, ठीक है, और वोट में ऑप्शन ए बता रही हूं ट्रू एंड ऑप्शन बी बता रही हूं फॉल्स। अब क्योंकि आपने मुझे ये 2 टॉपिक्स अभी कंप्लीट करने ही नहीं दिए, इसीलिए हम लोग ये वाला पॉइंट है इनमें ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। यहाँ पे 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 कर लो, इसको 4 कर लो। हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको वोट करना है कि ये ट्रू है तो आप करोगे ऑप्शन ए, फॉल्स है तो आप करोगे ऑप्शन बी। चलिए अब थोड़ा सा वोट स्टार्ट कर देते हैं और पोल को अपने शुरू कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोरेडिक डिजीज। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि बाजरा का जो हरित बाली रोग है क्या वो छिटपुट या विरल रोग का उदाहरण है? ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा क्या ये स्पोरेडिक डिजीज है? अब आप लोग मुझे बताएंगे। अगर ट्रू है तो आप ऑप्शन ए पे जाएंगे और अगर फॉल्स है तो ऑप्शन बी पे जाएंगे। ट्रू है तो आपको थम्स अप करना है, फॉल्स है तो आपको थम्स डाउन करना है। ठीक है, तो यहां पे फटाफट से आप लोग चूज करेंगे और देन हम बताएंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू थी या फिर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। चलिए, तो इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं कि मुझे कितना समझ में आया। चलिए, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कि क्या आंसर हमारा होने वाला है, देख लेते हैं कितने बच्चों ने क्या आंसर दिया है। ओके, 5% बच्चों ने गलत आंसर दिया है, बाकी पूरी क्लास ने सही आंसर दिया है। ये स्टेटमेंट हमारी कैसी स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला दूसरा है, अगेन वोट स्टार्ट कर रही हूं। आयरिश फैमिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिडेमिक डिजीज। दूसरे क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि आयरिश फैमिन क्या एपिडेमिक डिजीज का एग्जाम्पल है? अब आपको अगर ट्रू है तो अगेन थम्स अप, अगर फॉल्स है तो थम्स डाउन। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रू के लिए फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है, फॉल्स के लिए दूसरा। अब बताएंगे कि जब हम बात करते हैं आयरिश फैमिन की तो ये किस में आता है? क्या ये एपिडेमिक में आता है? हमने डिस्कस भी किया था आयरिश फैमिन किससे हुआ था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से हुआ था।
अब आपको यही बताना है कि क्या ये एपिडेमिक का एग्जाम्पल है या फिर नहीं है। सो क्या होने वाला है हमारा करेक्ट आंसर, फटाफट से बताएंगे। सॉरी, चलिए तो पोल को स्टॉप कर दिया जाए और देखा जाए कितना समझ में आया। 88% बच्चों ने ट्रू बोला है, तो चलो जी जो 88 वाले हैं उनकी बात को मान लेते हैं, आयरिश फैमिन एपिडेमिक का ही एग्जाम्पल है, ट्रू। चलिए अब आगे बात करते हैं। बंगाल फैमिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिडेमिक। अब बताएंगे ट्रू है या फॉल्स है कि बंगाल फैमिन जो है वो एपिडेमिक का एग्जाम्पल है। फटाफट से बताएंगे क्या ये बात सच है या ये बात सच नहीं है। फटाफट से बताओ, बंगाल फैमिन एपिडेमिक में आता है या फिर एंडेमिक में आता है, जल्दी से बताएंगे। मतलब ट्रू या फॉल्स बताना है सिंपली। सो मैक्सिमम बच्चे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन कौन सा बेटा, ऑप्शन ए बता रहे हैं कि मैम ये बात ट्रू है। चलो अभी सबको आंसर करने देते हैं फटाफट से, उसके बाद में देखेंगे ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए स्टॉप कर दो पोल, मैक्सिमम के आंसर आ गए हैं ना। ओके सो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो अगेन 88% बच्चों का सही आंसर है, बंगाल फैमिन एपिडेमिक का ही एग्जाम्पल है, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक डिजीज। अब दोबारा बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है कि जो व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो है वो एंडेमिक डिजीज का एग्जाम्पल है। फटाफट से बताएंगे ट्रू या फॉल्स। ठीक है, चलिए व्हाट डिजीज एंडेमिक डिजीज का एग्जाम्पल है, क्या है या नहीं है, फटाफट से बताएंगे। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि जो वॉट डिजीज है वो सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम से होती है। कहां पे डिस्ट्रिक्टेड है, दार्जिलिंग हिल्स पे। इसके लिए क्या है, डोमेस्टिक क्वारंटीन है। ये सारी बातें हमने अभी डिस्कस की थी। पोटैटो की डिजीज है पोटैटो वॉट। ओके, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं पोटैटो की, यहां पे हमने राइस की डिजीज की बात की थी, यहां पे हमने पोटैटो की डिजीज की बात की थी। ओके, सो करेक्ट आंसर देख लेते हैं आप बच्चे क्या बोल रहे हो। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ट्रू। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये वाला भी जो है स्टेटमेंट, ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू ट्रू फंजाई को बिलोंग करता है, डाउनी मिल्ड्यू स्यूडो फंजाई को बिलोंग करता है। क्योंकि आपने मुझे अभी तक ये टॉपिक पढ़ाने नहीं दिया है तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि ये दोनों स्टेटमेंट्स भी ट्रू हैं। तो इन शॉर्ट ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ये सारे हैं आपके फैक्ट्स, तो इनको फैक्ट्स की फॉर्म में नोटबुक में नोट कर लेना। अब जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें भी आपको एक चीज ऐड ऑन कर देती हूँ। जैसे आप कोई नोट बना रहे होते हो ना, जैसे कोई टॉपिक मैंने कहीं पे कंप्लीट करवाया है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो ये पेज है, इस पेज पे मैंने आपको एक टॉपिक कंप्लीट करवाया है जहां पे मान लो मैंने आयरिश फैमिन एपिडेमिक एंडेमिक या कुछ भी ऐसा करवाया है, तो पेज के ऊपर इतना स्पेस होता है ना, इस स्पेस को यूटिलाइज क्या करो, यहाँ पे जो भी की पॉइंट है उसको नोट कर दिया करो। जैसे यहाँ पे मैंने फैक्ट्स बताए तो इसी पेज के ऊपर आप बाद में क्या कर सकते हो, उन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। उससे क्या होगा, जब आप अगली बार दोबारा यही नोट पढ़ोगे ना तो बाद में जब आपको ऊपर ये की पॉइंट दिखाई देगा तो आपको एकदम से चीज याद आएगी कि हाँ ये क्लास में डिस्कस हुआ था। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू हैं और कौन कौन से ट्रू नहीं है। नाउ ये जितनी भी चीजें हैं समरी की, ये हम कल बात कर, हाँ लीडर बोर्ड भी दिखाऊंगी, रुको तो सही, अभी पढ़ा रही हूँ, अभी जा नहीं रही मैं, सुन तो लो। तो जितनी भी चीजें हैं जैसे कि व्हाइट ब्लिस्टर है, स्मट है, गॉल्स है, हाइपरप्लेजिया है, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। नाउ आज की समरी क्या है कि हमने जो डिफरेंट बेसिक्स हैं, सिम्टम्स तो नहीं कवर किए बट हमने क्या किए, डिफरेंट बेसिक्स को कवर किया है आज की क्लास में। जितनी भी हमारी स्टार्टिंग की टर्म्स हैं, जो भी इजी तो नहीं, जो भी बेसिक टर्म्स हैं उन सबको हमने आज की क्लास में कवर किया है। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको समझ में आया, क्लियर है। नाउ अब क्योंकि आप लोग घर जाओगे तो घर जाके मतलब कि घर से पढ़ रहे हो बट नोटबुक्स जब बंद करोगे क्लास खत्म होगी तो आपको कुछ चीजों के बारे में सोचना है। जैसे पाउडरी मिल्ड्यू कौन सी कंडीशंस में आता है,
डाउनी मिल्ड्यू कौन सी कंडीशंस में आता है? कंडीशंस मतलब कि किस टाइम पे आता है, क्या बहुत गर्म या बहुत ड्राई जगह पे आएगा, या फिर बारिश या मॉइस्ट या कूल कंडीशंस में आएगा, ये आपने देखना है। हाँ, दूसरा, हम बेसिक सिम्टम्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है हमें बेसिक्स को पढ़ने की। एक और आपके लिए होमवर्क कि रॉटिंग क्यों होती है, कोई चीज सड़ कैसे जाती है। एंड लास्ट, क्या मुझे अभी भी रट्टा मारने की जरूरत है और क्या मुझे अभी भी चीजों को नहीं समझना है। अब ये काम आपका है, ठीक है। मेरा क्या काम है कि आपको सारे बेसिक्स क्लियर करवाना, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना, और आपको ये चीज समझाना कि बेसिक्स को समझना, कॉन्सेप्ट्स को समझना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, और आपको चीजों को क्लियर करना। अब उस चीज को समझना आपके हाथ में है ना। एक माइंडसेट भी होता है कि मुझे कितना चीजों को जानना है, क्यूरियोसिटी होती है, वो आपका काम है। ओके, सो ये चीज सोचना, इस बारे में जरूर सोचना कि अब मुझे कैसे सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे मैं पढ़ा रही हूं वैसे ही पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर करके चलेंगे। ओके, चलिए। सो अब होमवर्क क्या है आज के लिए, डिसऑर्डर्स ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो, ठीक है। तो आप लोगों का हॉर्टिकल्चर सेक्शन ओवर हो गया है, वहां पे भी डिसऑर्डर्स पढ़े होंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको लिस्ट दी है उसी में ऐड ऑन कर देंगे कि टोमेटो में कौन कौन सा डिसऑर्डर किसकी डेफिशिएंसी या किसी भी चीज से आता है, और नेक्स्ट इज कि पोटैटो के डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। एक बच्चा बोला मैम आप हो तो रट्टा क्यों मारेंगे, एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट समझा रही हूँ। जहां पे लर्न करने की चीजें वहां पे अपनी एनर्जी लगाओ लर्न करने की, जहां पे समझ सकते हो वहां पे समझो, ताकि दोबारा रट्टा मारना ही ना पड़े, सिर्फ रिवाइज करना पड़े, है ना। कुछ जगह पे तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, देखो कुछ जगह पे आपको चीजों को एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। जैसा आपका नाम है, आपका नाम जैसा है वो वैसा ही रहेगा, मुझे वैसा ही याद करना पड़ेगा। वैसे ही जो पैथोजेंस के नाम है जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, हमें उसको वहां पे पढ़ना ही पड़ेगा। बट जो चीजें समझने की है उस पर उतनी एनर्जी मत लगाओ, उसको समझने में यूज करो एनर्जी को, है ना, ताकि वो चीज आपको कभी ना भूले। ओके, सो होमवर्क में क्या है, डिसऑर्डर्स ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो, ये आपने याद से करके लाना है कल की क्लास में, ठीक है। और दूसरी चीज, जितना भी मैं यहाँ पे होमवर्क दूंगी वो ऐसा काम नहीं होगा कि बस मुझे आपको काम में लगाना है, नो। जितना भी यहाँ पे मैं आपको काम दूंगी या तो वो आपके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए होगा या तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो ये चीज आपने सोच के चलनी है कि ये जो जितनी भी चीजें मैं यहाँ दूंगी वो क्वेश्चन बेस्ड होगी, ठीक है। तो इन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना है, ये असाइनमेंट्स नहीं, ये आपके फ्यूचर के क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए। तो ये सब हमने आज की क्लास में कवर कर लिया है। आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी और जितना हमने अभी तक पढ़ा उतना आपको समझ में आया होगा। फटाफट से बता दो, लेक्चर समझ में आया, चीजें क्लियर हुई। चलिए, तो अभी हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, क्योंकि अब अगर हम सिम्टम्स पढ़ेंगे तो वो पूरा कवर नहीं हो पाएगा। तो कल की क्लास में हम शुरुआत थोड़ा सा रिकैप करेंगे, देन जो भी सिम्टम्स हमने पढ़े हैं वो सारे सिम्टम्स हम कल की क्लास में कवर करेंगे कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है वो जानेंगे, और जितने भी सिम्टम्स अभी रह गए हैं ये सारे सिम्टम्स हम कल शुरू करेंगे कल की क्लास में। ओके, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और क्योंकि कल क्लास अगेन शाम के टाइम है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि जितना हमने अभी पढ़ा है उसको रिवाइज कर पाओ। और क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो एक बात बोल के जाऊंगी, बार बार मैं ये चीज नहीं बोलूंगी कि जो होमवर्क है, होमवर्क में एक चीज याद रखना कि रिवाइज हमेशा रहेगा, मतलब कि आपको हमेशा चीजों को रिवाइज करके आना है नेक्स्ट डे के लिए। आज बता दिया, आप बड़े बच्चे हो, मैच्योर बच्चे हो, आपको पता है कि मुझे आपको बार बार जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको समझाना पड़ता है, बेटा पढ़ो पढ़ो, उसकी जरूरत नहीं है, है ना। तो यहाँ पे आप रिवाइज करके आना। अब लीडर बोर्ड की बात कर लेते हैं। सो अनिल राणा, जो क्वेश्चंस थे, अभी ये वोट की बात नहीं कर रही, लीडर बोर्ड की क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, ट्रू फॉल्स की बात नहीं कर रही। तो क्वेश्चंस में अनिल राणा 4 आउट ऑफ 4, अनुष्का भी, आशीष भी, बेरी ठीक है 3 आउट ऑफ 4, अपूर्वा 3 ठीक है, रोशनी सिंह 3 ठीक है, मान्या 3, अरित्रा 3 ठीक है, पवन 3, समीक्षा 2। कोई बात नहीं, जिनके जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो थोड़ा सा ध्यान दो कि कहाँ पे आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, कहाँ पे स्कोप था और आपने क्या गलती की। कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में गलतियां होती हैं, पर आपको उन गलतियों से सीखना है, हमेशा उन गलतियों को नहीं करना है, उस सेक्शन पे इंप्रूव करना है, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट क्लास है, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे देखना, रोज जब पढ़ोगे कब सिलेबस खत्म हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा, कब आपको पैथो आ गई, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब जाइए आराम से रिलैक्स करिए, डिनर करिए और उसके बाद में अगेन एक बार जितना हमने पढ़ा उसको रिवाइज करिए और पढ़ने